कुछ हिस्टोरियंस और इतिहासकार ये भी लिखते हैं हैविंग बीटन इन द अफगानिस्तान कंपनी बीट अप सिंध, कि वहाँ से पिटने के बाद यहाँ पर उन्होंने सिंध को पीट दिया। ऐसे किसी बड़े से पिटने के आने के बाद कोई बच्चा अपने से छोटे को पीटने की कोशिश करे, ये वही बात होगी। राइट टू लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी टेकन बाय द स्टेट और कैन बी टेकन बाय ओनली बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, बट द लॉ जो आप बनाएंगे वो भी जस्ट होने चाहिए। वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक चोरी के लिए आप किसी को मृत्यु दंड दें। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वो बड़ा प्रभावित था वहाँ पर इंग्लैंड में। तो इस चीज़ से प्रभावित होने के बाद लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया और लॉर्ड डलहौजी ने फिर विक्टोरियन इंपीरियलिज्म की क्लाइमैक्स को शो किया यहाँ पर भारत में आने के बाद। जैन फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और यह है द गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, भले ही वो कोई सा भी एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बीट इनफैक्ट एसएससी भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बट द मेन इश्यू विद दिस टॉपिक इज दैट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो भी गवर्नर जनरल है, लेट अस सपोज के अगर हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करें तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको मगअप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 1852 में पोस्ट एंड द टेलीग्राफ डिपार्टमेंट उसको स्टेब्लिश किया, जैसे कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन स्टेब्लिश की उन्होंने, जो कि बॉम्बे और थाने के बीच रही। उसके बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस एक्ट और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वुड्स डिस्पैच एक्ट के बारे में बात करते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट सारे जो पॉइंट्स हैं हम उनको रट्टाफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद फिर उन्हीं पॉइंट्स को भूल भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको रटने का प्रयास किया है, और जब आप चीज़ों को रटते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक आपका साथ नहीं देती है, बीच ही रास्ते में आपका साथ छोड़ करके चले जाती हैं वो पॉइंट्स। तो इस प्रॉब्लम से डील कैसे करें, इस प्रॉब्लम से अपन निजात कैसे पाएं? दोस्तों, इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? कि जब आप चीज़ों को समझ करके पढ़ेंगे तभी आप इस चीज़ से बच सकते हैं। इसका उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ते हैं तो लॉर्ड डलहौजी पढ़ते टाइम हमें यह देखना पड़ेगा कि लॉर्ड डलहौजी आने से पहले उस समय जो ब्रिटिश साम्राज्य था इंडिया में, उस समय उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी। पहले उस रिक्वायरमेंट्स को समझना पड़ेगा। जब हमें रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी तब हमें यह समझ में आ जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल बना करके जब उनको इंडिया में भेजा गया तो उन्होंने उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए, और जो स्टेप लिए फिर वो उनके मेन पॉइंट्स बन गए। भले ही वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो हमारे लिए, तो उनको फिर हम उस चीज़ से ऐसे करके उसको याद रखते हैं। जैसे कि जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर, जिस टाइम पे इंडिया में उनको भेजा गया, उनसे पहले आए थे लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग को ये था कि ठीक है, और इंडिया में अब एक अनडिस्प्यूटेड पावर है, उससे बड़ी ताकत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़ी ताकत कोई है ही नहीं। क्योंकि थर्ड एंग्ल जो मराठा वॉर था उसमें ब्रिटिशर्स ने जैसे ही मराठाओं को हराया तो उस टाइम पे एक ही सबसे बड़ी पावर बची थी, दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दो ठीक है पंजाब का साम्राज्य बचा था, लेकिन फिर भी पंजाब भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सब्जुगेट कर सके। तो इसका मतलब जो वारन हेस्टिंग थे, जो 1813-14 में आए थे, तो वारन हेस्टिंग इसीलिए आए थे ताकि वो इंडिया में ब्रिटिश पैरामाउंसी को स्टैब्लिश कर सके। जितने भी साम्राज्य थे, जितने भी राजा रजवाड़े थे इंडिया में, उन सबको बता सके कि देखिए वी आर द सुप्रीम पावर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक सुप्रीम पावर है इंडिया में, उसको एक्सेप्ट करो। एंड वी आर नाउ नो लॉन्गर एट द इक्वल फुटिंग एट द इक्वल टर्म्स। सो ब्रिटिश पैरामाउंसी को स्टेब्लिश करने के लिए, और जो भी राजा रजवाड़े थे, जो स्टेट्स थे, उन सबको बताने के लिए उस टाइम पे वैरन हेस्टिंग को, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग को भेजा गया था। और लॉर्ड वैरन हेस्टिंग ने उस टाइम पर ब्रिटिश पैरामाउंसी को स्टेब्लिश भी किया। और आप सोचिए उसके बाद जब लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया तब किस लिए भेजा गया? लॉर्ड डलहौजी को इसलिए भेजा गया क्योंकि ब्रिटिशर्स की, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। ब्रिटिश एम्पायर की कुछ उस समय पे रिक्वायरमेंट थी। जैसे सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या थी कि 1830-40 तक आते आते जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वहाँ पर इंग्लैंड में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स थे उनका उत्पाद बढ़ने लग गया था। और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो ग्रेट ब्रिटेन से बाहर निकल के यूरोप के जो अदर कंट्रीज है वहां तक पहुंचनी स्टार्ट हो गई थी। ग्रेट ब्रिटेन में जो कंपनियां हैं
जैसे साउथहैम्पटन में, हैम्पशायर में, मैनचेस्टर में, लंदन में जो भी कंपनियां हैं जो कि अभी उत्पाद कर रही है, उनको मार्केट चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, मार्केट चाहिए, तभी, क्योंकि प्रोडक्ट जो कंपनी में बन रहे हैं वो उनको मार्केट चाहिए ना बिकने के लिए, प्लस नया प्रोडक्ट बनने के लिए उनको रॉ मटेरियल भी चाहिए। और ये मूवमेंट अब थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि समय बदल गया है, नए यातायात के साधन आ गए हैं, रेलवे लाइन आ गई है, स्टीम इंजन की शिप आ चुकी है। तो इसका मतलब दुनिया जो है थोड़ी सी फास्ट, तेज और तेज रफ्तार से चलनी शुरू हो गई है, इसलिए उनको भी तेज चलना पड़ेगा। उसके लिए उनकी जो कॉलोनीज थी उन्हीं में ही तो वो बने हुए जो प्रोडक्ट फाइनली बनाने के बाद उन कॉलोनीज में ही तो लेकर के जाएंगे ना। भैया इंडिया क्या था? इंडिया वॉज द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड वी वर द इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड। हमारे यहाँ पर फिनिश गुड आती थी और हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे। और रॉ मटेरियल कहाँ से? आप सोचिए, रॉ मटेरियल अगर लंदन में मुझे भेजना है, जो भी लंदन में फैक्ट्रियाँ हैं, मैनचेस्टर में, साउथहैम्पटन, हैम्पशायर में, जो उनके बड़े बड़े शहर में हैं, वहाँ पर अगर मुझे ये सारी चीज़ें भेजनी है तो वो कहाँ से जाएंगी? कॉटन कहाँ से जाएगा? कॉटन हिंटरलैंड ऑफ इंडिया, वहाँ से। अगर कोई भी और चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, नील अगर एक्सपोर्ट हो रही है, वो कहाँ से? बिहार से जाएगी। बिहार से कैसे? कोलकाता पोर्ट, और कोलकाता पोर्ट से होते हुए वो शिप के थ्रू, स्टीम इंजन के थ्रू वहाँ पर जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे स्टीम इंजन आ गए थे, वो फिट हो गए थे उसमें, शिप में, शिप बिल्डिंग जो इंडस्ट्रीज थी उसमें। तो इसका मतलब क्या? अगर कोई मेरे को यहाँ पर एमपी के किसी गांव या किसी ट्राइबल एरिया से कोई रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना है मुझे, तो मैं जेएनपीटी से, आज का जो जेएनपीटी है, जो बॉम्बे पोर्ट है, बॉम्बे में जो पोर्ट है दो, उसमें से एक इंपॉर्टेंट का नाम है जेएनपीटी, तो वहां से मैं एक्सपोर्ट करूंगा उसको। तो आप बात को समझिए कि रॉ मटेरियल को पोर्ट तक लाने के लिए मुझे क्या चाहिए? फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो द फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो उस टाइम पे क्या? उस टाइम पे ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, और ट्रेन वेरी गुड, वेरी मच सिग्निफिकेंट फॉर व्हाट? वेरी मच सिग्निफिकेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉ मटेरियल। जैसे आज के दिन देखिए, आज के दिन भी ट्रेन से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं चीजें, नॉट जस्ट कि पैसेंजर ही जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आप ही, बट वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द सिग्निफिकेंट जो रेवेन्यू है रेलवे को, वो कहां से मिलता है? वो तो बल्क ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स है ना, सामान जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसे ही उस समय भी सामान जाता था। तो इस चीज के लिए क्या चाहिए? सोचिए, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए आपको एक पूरे देश को एक ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे हो सकता है कि आपको अगर बॉम्बे से और अगर जेएनपीटी तक कोई भी, अगर लेट सपोज के मध्य प्रदेश के इंदौर से, या फिर आप भोपाल से या ग्वालियर से, या इनफैक्ट आप लगा लीजिए दिल्ली से, अमृतसर से, अगर जयपुर से, अगर आपको जेएनपीटी पोर्ट तक आना है, मुंबई में या फिर गुजरात में कांडला पोर्ट तक जाना है आपको, तो आपको रेलवे ट्रैक बिछाने पड़ेंगे। अब रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए आपको अगर बीच में कोई प्रिंसली स्टेट हुआ, किसी भी राजा रजवाड़े का वो हुआ, वहां पर स्टेट हुआ, तो वो तो मना कर देगा। अगर लेट सपोज को मना कर दिया तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग ऐसे तो नहीं कर सकते कि घुमा करके लेकर के जाएंगे, उससे तो कॉस्ट और भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब, इन ऑर्डर टू एंश्योर द फास्टर मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, उनको अपने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है और जो वहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको और ताकत देने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए, और उनके जो प्रोडक्ट है जल्दी जल्दी कंज्यूम हो, तो उसमें इंडिया के मार्केट को और बड़ा बनाने के लिए, ताकि जो प्रोडक्ट हैं वो हिंटरलैंड तक जा सके, गांव गांव, शहर शहर तक जा सके, उसके लिए उनको यातायात का साधन बिछाना था, पूरा नेटवर्क बिछाना था ट्रेन का। दैट इज व्हाई ही केम अप विद 1853 में, देखिएगा, he came up with 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन, विद द फर्स्ट रेलवे लाइन, एंड दैट वाज ओपन बिटवीन द बॉम्बे एंड द थाने, सो दैट कि जल्दी से माल को, रॉ मटेरियल, कच्चे माल को हम पोर्ट पर लेकर के चले जाएं, और उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर सके, और वहां से जो सामान बना, जो फिनिश गुड है, वो यहाँ पोर्ट पर के लेके आए, और फिर उसके बाद गांव गांव, शहर शहर में वो पहुंच जाए। That was the main point, my dear friends. That is why अब ये जो पॉइंट होगा 1853 का, अब आप इसको याद नहीं कर रहे हैं, मगअप नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली आपने सिचुएशन को समझा, उसका मूल्यांकन किया, उसका मूल्यांकन करने के बाद आपको समझ में आया कि उनको भेजा क्यों गया था। तो सोचिए, ये काम करने के लिए उनको जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको हड़प करना पड़ेगा, क्योंकि उनको बिकॉज ही वाज रिप्रेजेंटिंग द विक्टोरियन इंपीरियलिज्म, और उस टाइम पे ग्रेट ब्रिटेन में विक्टोरियन इंपीरियलिज्म की भी लहर थी। ये लहर थी, जितने भी वहां पर जो सत्ता में थे, कि जो ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो ब्रिटिश एम्पायर है पूरा का पूरा, बोलते हैं कि उसमें कभी सूरज नहीं छिपता, सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय दिन होगा, और वहां पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत होगी। और उस टाइम पे जो विचार थे विक्टोरियन इंपीरियलिज्म का, द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, वो बड़ा प्रभावित था वहां पर इंग्लैंड में।
तो इस चीज से प्रभावित होने के बाद लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया और लॉर्ड डलहौजी ने फिर विक्टोरियन इंपीरियलिज्म की क्लाइमैक्स को शो किया यहां पर भारत में आने के बाद। वो विक्टोरियन इंपीरियलिज्म की चरम सीमा को रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया में आने के बाद। इंडिया में आने के बाद उन्होंने दो पॉलिसीज लेकर के आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल द डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस। मतलब कोई भी पॉसिबल रीजन मिले उनको हड़पने का, कोई भी प्रिंसली स्टेट और उसको ब्रिटिश साम्राज्य में ऐड करने का, तो वो करेंगे। सो वो ये पॉलिसीज लेके आए, उसके बाद उन्होंने ये सब लॉन्च किया। नाउ ये सारी चीजें हम तब अच्छे से समझ पाएंगे जब हम इन सिचुएशंस को समझते होंगे, अदरवाइज हमें वैसे भी समझ में नहीं आने वाली। सो दोस्तों चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। नाउ फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और हम लॉर्ड वैरन हेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट आई मस्ट से बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, उसकी पृष्ठभूमि को केंद्र में रखते हुए, डुअल गवर्नमेंट को केंद्र में रखते हुए थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए भाई देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। और लॉर्ड वैरन हेस्टिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे उनको अपन देखेंगे। सबसे पहले इनका जो कार्यकाल था वो 1772 से, लेट मी टेल यू, 1772 से 1784 तक था। और 84 आप समझ जाइएगा, 1784 तक था। इन्होंने जो जो कार्य किए उसको अपन दो उसमें बाइफरकेट कर सकते हैं, मतलब दो सब हेडिंग्स में हम देख सकते हैं वैसे। और बाकी जितने भी काम है, अगर आप इन दो सब हेडिंग्स में उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहला, इनके लिए बोला जाता है कि दैट ही वाज द कंसोलिडेटर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। हमने बैटल ऑफ प्लासी को पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। सेशन वाइज अरेंज है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरीके से अरेंज है। पहले जाइए, देखिए शांति से, फिर आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। इन्होंने फॉर एग्जांपल, इनके आने से पहले बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर कंप्लीट हो चुकी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द कंपनी ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम अ कॉमर्शियल एंटिटी, जो केवल व्यापार करती थी, सामान इधर से उधर करती थी, यहां से इंग्लैंड लेकर के जाती थी सामान, इंग्लैंड से यहां तक। सो फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंटिटी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पॉलिटिकल एंटिटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उन्होंने सत्ता को चखा पहले बार बंगाल में, नवाब सिराजुद्दौला को हराया बैटल ऑफ प्लासी में। उसके बाद बक्सर में उन्होंने जो मेजर जो इंग्लिश जो अलायंस, वो इंडियन जो अलायंस था उसको हरा दिया। और इंडियन अलायंस में मुगल एम्पायर को, अवध को हरा दिया उन्होंने, बंगाल के जो थे मीर कासिम, इन सबको हरा दिया। और बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद ये कंफर्म हो गया था कि बंगाल में जो सत्ता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो ट्रीटी भी साइन करी, दैट इज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिससे उनके पास निजामत राइट और उसके बाद दीवानी राइट दोनों आ गए थे। एक तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद उन्होंने शाह आलम मुगल एम्परर से साइन की, उसके बाद जो बंगाल के जो उन्होंने पपेट वो बनाए थे नवाब, उनके साथ भी एक ट्रीटी साइन की। नाउ इन दो ट्रीटी से उनके पास दीवानी राइट और निजामत राइट आ गए, मतलब राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू। भैया किसी भी स्टेट के लिए रेवेन्यू कलेक्शन का राइट बहुत बड़ा राइट होता है। सो द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू वो भी उनके पास आ गया। नवाब कोई और है, पैसे कोई और कलेक्ट करेगा। उसके बाद जो आर्मी रखने की जो ताकत है, निजामत राइट, वो भी किसके पास आ गई? कंपनी के पास आ गई। एक सरकार के पास यही दो तो सबसे बड़ी ताकत है। इसी से तो पता चलता है कि वो एक सोवरेन एंटिटी है। लेकिन ये दोनों के दोनों अधिकार कंपनी के पास चले गए। उसके बाद कंपनी ने 1764 से 1772 तक ड्वेल गवर्नमेंट चलाई, मतलब अपना रूल रखा लेकिन ड्वेल गवर्नमेंट के तहत रखा। ड्वेल गवर्नमेंट मतलब कंपनी ने स्टार्टिंग में नवाब को सामने रखा और पीछे से रूल करते रहे। और ये एक इनफैक्ट इतिहासकार बोलते हैं ये बड़ी ही सुंदर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी थी, और टू डील विद द लोकल इन्फ्लुएंसेस एंड द लोकल थिंग्स एंड द लोकल सिचुएशन। कैसे? क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में सत्ता को हथिया लिया तो हो सकता है कि लोकल पब्लिक की रिएक्शंस हो, आसपास के जो राज्य हों, साम्राज्य हों, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो ऑटोनमस और सेमी ऑटोनमस स्टेट्स थे उस टाइम पे, जो कि उससे टूट करके आए थे मुगल एम्पायर से, हो सकता है कि उनकी रिएक्शन हो सकता है कि वो एक साथ आकर के कंपनी पे अटैक करते। सो इंटरनल सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, लोगों को पैसिफाई रखने के लिए और लोगों के अपने सबके सामने अपने पत्ते ना शो करने के लिए वो ड्वेल गवर्नमेंट लेके आए। लेकिन ड्वेल गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही। सबसे पहले कंपनी भी परेशान थी। क्यों? कंपनी में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनकी जेब भर रही थी। उनके पास बेइंतहा पैसा आ रहा था, कि इतना पैसा आ रहा था कि जो इंग्लैंड में जो ट्रेडिशनल जो एलीट थे ना, यहां से पैसा लूट करके लेके गए, करप्शन करके, घर पे जाने के बाद वो घर अपना बंगला बनाने लगे जो भी,
उसको देख करके, उनकी आर्थिक कंडीशन को देख करके कि इनकी आर्थिक कंडीशन अचानक इतनी ज्यादा इंप्रूव क्यों हो गई, वो जो ट्रेडिशनल एलीट जो वहां पर थे वो चिढ़ने लग गए और उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको प्रेशराइज करना स्टार्ट किया कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि कंपनी नुकसान में जा रही है, कंपनी दिवालिया घोषित कर रही है, अपना दिवालियापन दिखा रही है और इनके पास पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग with respect to the administration of the British East India Company। और वो क्या था, करप्शन था। सो कंपनी के जो ऑफिशियल थे उनमें भी करप्शन का इशू था। तो ये तो एक दिक्कत थी, ये तो एक समस्या थी ही। इसको भी वैसे ही सोल्व कर सकते थे जब हम जो डुअल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करते और गवर्नर जनरल को भी एक स्पेसिफाइड टास्क दिया जाता कि आप लोग इस सिचुएशन को सोल्व करिए। इनफैक्ट इनके बाद जो गवर्नर जनरल आए जैसे कॉर्नवालिस थे, उनको टास्क भी दिया गया कि भैया आप करप्शन की प्रॉब्लम को सोल्व करिए। उन्होंने करप्शन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कहा कि यार देखिए, कोई इंग्लैंड से इतनी दूर से आ रहा है, कोई ऑफिशियल यहाँ पर आ रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है, कोई आर्मी में है या कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, अगर मान लीजिए कोई छोटी पोस्ट पर भी है, वो आ इसलिए रहा है ना पैसे कमाने के लिए। अगर उसको ज़्यादा इंसेंटिव दिखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, अगर उसको लगा कि मेरी सैलरी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके अगर उसको लगा कि मेरी सैलरी कम है या मैं और ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, तो वो डेफिनेटली करप्शन करेगा। सो बेस्ट पार्ट इज टू इंक्रीज द सैलरी। इनफैक्ट आज के दिन भी बोलते हैं ना कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में अगर करप्शन है, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट उसका रीजन ये हो सकता है कि सैलरी कम हो। जितना उन्होंने कष्ट झेला है पेपर निकालने के लिए, उसके रेस्पेक्ट में प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है सैलरी, और अगर ईमानदारी से करे तो हो सकता है घर का खर्चा ना निकाल पाए। इसीलिए जो पे कमीशन है, समय समय पर पे कमीशन आता रहता है, गवर्नमेंट इसको रिवाइज करती है दो चीज़ों के लिए, टू अट्रैक्ट द मैक्सिमम टैलेंटेड पूल टू द गवर्नमेंट सर्विसेज, के सिस्टम में मैक्सिमम टैलेंट आए, और उसी के साथ साथ कि ये जो सिस्टम में जो अगर करप्शन का इशू है इसको भी सोल्व किया जा सके। नाउ वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। सो उसी के बाद जो डुअल गवर्नमेंट थी, डुअल गवर्नमेंट में कंपनी को भी समस्या होने लगी, प्लस बंगाल में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें भी समस्या होने लगी। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा एडमिनिस्ट्रेशन पे, नवाब ध्यान दे नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि नवाब के पास सत्ता नहीं है, पैसों की ताकत कंपनी के पास है, फोर्स की ताकत कंपनी के पास है, मात्र ले दे करके नवाब के पास कुछ टैक्सेशन पावर है, कुछ थोड़ी बहुत टैक्सेशन पावर, वो भी अपने खर्चे के लिए और अपनी पुलिस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो पुलिस रख सकते थे। चलिए भैया, वो पुलिस रखने के लिए, सो दिस वाज नॉट सफिशिएंट। कंपनी जो ऑफिशियल थे वो केवल और केवल करप्शन पे फोकस कर रहे थे, जितना भी पैसा हड़प सके, जितना भी पैसा लूट सके वो डायरेक्ट लूट करके लेके जा रहे थे। सो इंडियन इन्वेस्टमेंट क्या थी? दे फॉलोड द मेथड ऑफ द इंडियन इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया से ही रुपया लिया, लोगों से, इंडिया के लोगों से ही रुपए खोस करके उन्हीं के प्रोडक्ट उसी पैसे से खरीद करके एक्सपोर्ट किए। सो लिटरली उन्होंने कान ऐसे पकड़ा, मतलब इंडियंस के रुपयों से ही उन्होंने इंडियन के प्रोडक्ट खरीद करके उसको बेचा, मतलब ऑलमोस्ट फ्री में ही बेच दिया उन्होंने, और फ्री में ही इंग्लैंड में उन्होंने भेज दिया। सो दिस वाज द मेथड ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग दैट टाइम। बट जो डुअल गवर्नमेंट थी उसमें बहुत ज्यादा समस्याएं थी। उसमें समस्या सबसे बड़ी ये आई कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पूरा खत्म हो गया उस समय। द ग्रेट फेमिन था, द बंगाल का, द ग्रेट फेमिन ऑफ द बंगाल, नियरली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाइप्ड आउट। 1768-69 टू बी प्रिसाइज, 69 में 69-70 तक उसका असर रहा था। नियरली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, नियरली। सो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट। आप समझ सकते हैं दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द मेल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था ना, कंपनी को जरूरत नहीं थी, उनको क्या करना था, उनको करप्शन और करप्शन में लिप्त रहना था। नवाब यहां पर कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास ताकत नहीं थी। ही वाज नॉट द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो इसके बाद फिर 1772 में जो ग्रेट ब्रिटेन में एक लॉ पास हुआ, दैट इज द रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि कंपनी का दिवालियापन निकल चुका था, कंपनी ने लोन के लिए अर्जी लगाई, तो लोन दिया कुछ कंडीशन पे और कंपनी के ऊपर कंडीशन लगाई, एंड दैट वाज मेंशन्ड इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1772। और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1772 से के बाद से फिर वॉरेन हेस्टिंग को भेजा गया। और वॉरेन हेस्टिंग के पास क्या हो सकता है काम? आप सोचिए, वॉरेन हेस्टिंग को कुछ काम थे। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क क्या था वॉरेन हेस्टिंग के पास? सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क ये था कि बंगाल में कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, प्रशासन, कंपनी ने सत्ता अपने कंट्रोल में कर ली है। आपको क्या करना है? आपको सत्ता को कंसोलिडेट करना है। आप देखिए, किसी चीज को जीतना, किसी क्षेत्र को जीतना, ये एक अलग बात है, और वहां पर दीर्घकाल के लिए, लंबे समय के लिए वहां पर प्रशासन बनाना, अपनी सत्ता को बनाए रखना, काबिज रखना, ये एक अलग बात है।
इसके लिए अलग मैकेनिज्म चाहिए, जीतने के लिए अलग चाहिए। जीतने के लिए हो सकता है कि लठैती की जरूरत पड़े, लेकिन दीर्घ काल पे रूल करने के लिए, आपको अपना साम्राज्य चलाने के लिए आपको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन लेकर के आना पड़ेगा, आपको प्रॉपर रूल ऑफ लॉ लेकर के आना पड़ेगा, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन लाना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ लेकर आना पड़ेगा, जुडिशियल सिस्टम, न्याय व्यवस्था लेकर के आनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक न्याय व्यवस्था नहीं होगी तब तक कोई भी साम्राज्य अच्छे से चल नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक न्याय की जो धारणा है लोगों में नहीं आएगी, तब तक लोग बाग अच्छे से काम करेंगे ही नहीं। अगर मुझे पता है कि जो मैंने काम किया उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे मिलेगा ही नहीं, तो उससे मोरल एंड एथिकल डिजनरेशन होता है सोसाइटी का, समाज का, एक इंडिविजुअल का भी। इनके पास सबसे बड़ा टास्क क्या था? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के पास सबसे बड़ा टास्क क्या था? दैट टू कंसोलिडेट द पावर इन इंडिया। और कंसोलिडेशन कैसे होगा? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, के एडमिनिस्ट्रेशन एक स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा बनाइए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक पूरा अच्छे से ढांचा बनाइए, उसी के साथ साथ न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए एक पूरा ढांचा बनाने की कोशिश करिए। ये सारे के सारे गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग थे उनके काम थे। और इसके साथ साथ उनके काम क्या थे? और इसके साथ साथ उनके काम थे कि जो बंगाल जो बना हुआ है, जो बंगाल में आपने आज का बांग्लादेश हो गया, कुछ आज का अपना जो वेस्ट बंगाल जो इंडिया का भारतीय जो स्टेट है, वो पूरा, कुछ पार्ट उड़ीसा का, कुछ पार्ट बिहार का, कुछ पार्ट आसाम का, ये पूरा उस टाइम पे यूनाइटेड वो था बंगाल। ओके, ये बंगाल प्रोविंस वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस था उस टाइम पे। किसका? जिस टाइम पे मुगल एम्पायर था उनका, जब भी मुगल एम्पायर के अंडर था बंगाल प्रोविंस। ओके, नाउ अब बंगाल में इनको स्टैब्लिश करना है, तो ये किसी न किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन लेकर के आएंगे। तो सबसे पहला इनका कंसोलिडेशन में क्या रोल रहेगा? सबसे पहला दोस्तों इनके कंसोलिडेशन में रोल था, इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, दैट इज टू स्टैब्लिश द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने कैसे सेटअप किया? सबसे पहला पॉइंट क्या था? स्टैब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, establishing proper administration in India, establishing proper administration in India। अब देखिए, आप चैलेंजेस समझिए, एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश करने के लिए चैलेंजेस क्या हैं वो देखिए एक बार। सबसे बड़ा चैलेंज तो एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश करने के लिए यही है ना कि आप लोग बाहर के हैं, आप लोग इंडियन कल्चर को और इंडियन जो ट्रेडिशनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, ट्रेडिशनल जो सामाजिक ढांचा था, आपको वो नहीं पता। आपको किसी फॉरेन लैंड को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए पहले उसको जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। समझने के बाद उन चीज़ों के लिए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर हायरार्की बनानी पड़ेगी ब्यूरोक्रेसी की। लेकिन आप तो जानते ही नहीं है, तो आप लोग इसको कैसे एडमिनिस्टर करेंगे? तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्या किया? सबसे पहले इन्होंने जो बंगाल था, जो जीता था, उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट बनाई। अच्छा, आज के दिन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो पोस्ट है वो यूपीएससी सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उनको भेजता है। इसका मतलब दीज आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, और अभी हम आईएएस की बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। सो दीज आईएएस ऑफिसर दे आर सेलेक्टेड बाय यूपीएससी, और यूपीएससी उनको सेलेक्ट करने के बाद फिर जो कैडर है उनमें भेजता है। लेकिन इस समय तो कोई सिलेक्शन एजेंसी है नहीं, इस समय तो कोई कैडर बेस्ड सिस्टम है नहीं, तो फिर कैसे करें? सो इस समय उन्होंने कैसे किया? उन्होंने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें जो हायरार्की थी, जैसे कि जो काम करते थे, मान लीजिए कोई भी आज के दिन कोई भी कंपनी है, लेट्स से कि रिलायंस, उसमें ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की तो होगी ना, कि यहाँ पर क्लर्क, यहाँ पर एम्प्लॉय हो गया, फिर उनसे सीनियर एम्प्लॉय, फिर ऐसे करते करते ये सीनियर मैनेजमेंट का फिर डायरेक्टर आ गए, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट, और ऐसे करते करते ये हायरार्की हो गया। तो कंपनी की जो हायरार्की थी उसमें से, फॉर एग्जांपल कंपनी की हायरार्की किस प्रकार से थी, थोड़ा सा मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूं थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे लगा लीजिए, सबसे नीचे वाली पोस्ट पे लर्नर हो गया, ओके, उसके बाद राइटर हो गया, फिर क्लर्क हो गया, उसके बाद फैक्टर हो गया, ओके, उसके बाद जूनियर मर्चेंट हो गया, सीनियर मर्चेंट हो गया। तो ये पोस्ट हो गई। तो ये जो जूनियर और सीनियर मर्चेंट की ये जो सीनियर पोस्ट थी, इनमें से कुछ लोगों को ये जो डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, इनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन संभालने के लिए उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट दी गई, उनको रेवेन्यू कलेक्शन की पोस्ट दी गई। स्टार्टिंग में तो उनके पास पुलिस पावर भी थी, बाद में सेग्रीगेट की गई। जो नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा इसको सेग्रीगेट किया गया, अलग किया गया। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उनके द्वारा अभी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, तो उनके द्वारा उसको सेग्रीगेट किया गया। लेकिन स्टार्टिंग में
ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट थी, पहले 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए, 4 डिस्ट्रिक्ट बनाने के बाद वो जो पोस्ट थी वो कंपनी के जो जूनियर और सीनियर मर्चेंट थे उनको वो पोस्ट दी गई। नाउ अब हम आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ही कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव, ही ट्राई टू स्टैब्लिश द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। नाउ उसी के साथ साथ इनको जो बंगाल है उसको भी बचाना है। बंगाल क्यों? क्योंकि एक अभी जस्ट नवजात ब्रिटिश एम्पायर है यहाँ पर बंगाल में। उनके कंपनी ने अपनी सत्ता स्टैब्लिश की है ना। हो सकता है कि कोई बाहरी ताकत भी बहुत सारी है। क्यों? इधर से मराठा भी हैं, अभी मराठा भी शक्तिशाली है, मैसूर भी है, और वहाँ से अफगानी आक्रमण भी है, और उसी के अलावा अवध भी है, उसी के अलावा और भी राजपूताना स्टेट है, पंजाब है। तो इतने सारे स्टेट है, सबसे अपनी रक्षा करनी है। तो दे क्रिएटेड अ बफर स्टेट। सो उन्होंने क्या किया? इन्होंने रिंग एंड फेंस की पॉलिसी अपनाई। रिंग एंड फेंस की पॉलिसी मतलब ही क्रिएटेड अ बफर स्टेट। बफर स्टेट कैसे? जैसे यहाँ पर बंगाल है, आज का वेस्ट बंगाल, और ये यहाँ पर दिल्ली है, तो बीच में ये जो अवध है इसको और ये एडजेसेंट जो एरिया है उसको बफर स्टेट बनाने की उन्होंने कोशिश की। मतलब उसको डायरेक्ट एनेक्स नहीं किया, अपने कंट्रोल में रखा, अपने आधिपत्य में रखा, लेकिन उसको बफर स्टेट बना के रखा कि अगर कोई बाहरी शक्ति आकर के इसके आक्रमण करेगी हम पे, तो सबसे पहले उनको अवध पे आक्रमण करना पड़ेगा, अवध को कब्जाना पड़ेगा। सो उन्होंने कंसोलिडेट कैसे किया? ही ऑल्सो ही प्रोवाइड डिफेंस टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एम्पायर इन बंगाल। he defended the empire. और इनके डिफेंस के लिए इनको क्या सौंप दिया गया? इस चीज के काम के लिए कि आपको क्या करना है, इस चीज के लिए इनको सौंपा गया कि आप एम्पायर को डिफेंड करेंगे तो आपको जो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोजीशन से एलिविएट करके आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है ना। इसका मतलब क्या है? एक उपाधि बढ़ाई तो इसका मतलब ताकत भी बढ़ाई होगी ना। ताकत क्या बढ़ाई उसको थोड़ा देखते हैं। देखिए, ताकत बढ़ाने का मतलब क्या होता है इसमें? यहां पर ताकत कुछ इस तरीके से बढ़ाई गई है। यहां पर आप समझिएगा इस बात को कि पहले क्या थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें तीन जगह उन्होंने अपना वो बनाना स्टार्ट किया, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की और अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। 3 पोर्ट लोकेशन पे, मद्रास पे, बॉम्बे पे और कलकत्ता पे, और उसके आसपास का जो एरिया है वहां पर उसको जीतने की प्रयास करने की और प्रेसिडेंसी बनाने की कोशिश की। ठीक है। नाउ सो जो बॉम्बे, आप देखिए मद्रास में उन्होंने कर्नाटिक युद्ध लड़े, तो मद्रास में जब कर्नाटिक युद्ध लड़े तो उनके पास कुछ पावर आई, सत्ता आई। ऐसा ही उन्होंने बंगाल में युद्ध लड़े, बैटल ऑफ प्लासी। तो इसका मतलब यहां पर उन्होंने बॉम्बे, ये मद्रास प्रेसिडेंसी और ये जो कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी थी, यहां पर उन्होंने अपनी, बंगाल प्रेसिडेंसी होगी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी बंगाल, समझ जाइएगा, यहां पर उन्होंने अपना कंट्रोल और वर्चस्व स्टैब्लिश कर लिया। और ये बिल्कुल अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। यहां पे अपने गवर्नर होंगे, उसका अपना गवर्नर, और बॉम्बे में अपना गवर्नर होगा। नाउ तीन है, 3 प्रेसिडेंसी है, एक ही कंपनी की है, तीनों के एक एक गवर्नर है, वो अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं। तो हो सकता है कन्फ्लिक्ट हो सकता है उनमें कोऑर्डिनेशन ना हो और इसका बाहरी शक्ति कोई फायदा उठा ले। इसीलिए द गवर्नर ऑफ द बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ही वाज गिवन द सुपरवाइजरी पावर ओवर द बॉम्बे or the Bombay presidency and over the Madras presidency, or supervisory power in the matter of the war and the peace. कि अगर किसी को कोई लड़ाई करनी है, कोई ट्रीटी कंक्लूड करनी है, कोई वॉर डिक्लेयर करना है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होगा उसकी आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कि उसमें फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में हुआ था, बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी उसने मराठा के ऊपर अटैक किया, और जब उन्होंने ये अटैक किया 1774-75 में, तो इसके डॉक्यूमेंट जब उधर भेजे कि आपने क्यों अटैक किया, क्यों रघुनाथ राव को, ये मेरे लिए थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, उनको जब ये डॉक्यूमेंट भेजे तो उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने मराठाओं के पास ट्रीटी करने के लिए कि भैया उन्होंने अटैक किया है और हम समझौता करने के लिए आपके पास आए हैं, और इसको ये जो वॉर है इससे अपन बैक स्टेप हो जाते हैं, पीछे आ जाएंगे अपन इससे। तो उन्होंने अपने एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल को भेजा इस चीज के लिए, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अपने डॉक्यूमेंट वहां पेश करने पड़े, उनकी स्वीकृति लेनी पड़ी। दो उन्होंने कोशिश की कि बाद में स्वीकृति मिले, लेकिन पहले स्वीकृति मतलब पहले डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रेजेंट नहीं किए, बाद में किए। लेकिन फिर भी दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी पोस्ट को एलिवेट किया, गवर्नर जनरल की पोस्ट बना दी गई इनकी, गवर्नर से हटा करके इनको क्या वो पोस्ट दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया इनको। नाउ
नाउ द नेक्स्ट, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, नॉट इंडिया, माय पार्डन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे पहले, अब इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। अब देखिए वो सॉरी बंगाल बनाया गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये आपने देख लिया, स्टेब्लिश द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंडेड द एम्पायर, ये डन हो गया। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तो बना लिया। अब जो लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन चुके हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, अब बताइए अब आप उनको कैसे, उनको ना लोकल लैंग्वेज आती, ना लोकल को कल्चर जानते, ना लोकल भाषा जानते। जब तक आप लोगों को जानते नहीं, समझते नहीं, उनके रूल रेगुलेशन को नहीं समझते, तब तक आप कैसे करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनके ऊपर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उनको कल्चर को समझना पड़ेगा। कल्चर को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कलकत्ता मदरसा स्टैब्लिश किया गया। और कलकत्ता मदरसा ये नहीं कि हम और आप लोगों को उस टाइम पर वो शिक्षा दीक्षा देने के लिए नहीं, उस टाइम पे क्या था, जो ब्रिटिश कंपनी के जो ऑफिशियल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे, उनको इंडियन लॉ की जानकारी, मनुस्मृति की जानकारी, शरिया लॉ की जानकारी, इनके बारे में अवगत कराना, इंडियन कल्चर के बारे में उनको अवगत कराना, ताकि ये समझ पाए उनकी रिक्वायरमेंट्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजन ले पाए। इसीलिए कलकत्ता मदरसा वॉज स्टेब्लिश्ड बाय द वारेन हेस्टिंग इन 1781, दैट इज टू एंश्योर अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव, के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए। उसके लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा स्टैब्लिश करने की कोशिश की बाय मेकिंग द 4 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, उस पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट बनाई। और ये जो ऑफिशियल थे, इनको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को एंश्योर करने के लिए उन्होंने लोकल कल्चर की नॉलेज उनको देने के लिए उन्होंने कलकत्ता मदरसा स्टैब्लिश किया गया। सो ये है बैकग्राउंड कलकत्ता मदरसा का। लेकिन इसमें भी, इसको भी अपन लोग ना रटने की कोशिश करते हैं। ये पूरा बैकग्राउंड अपन पूरा बैकग्राउंड यूजुअली समझते नहीं है ना। ये पॉइंट समझ में आ गया। ही वॉज द कंसोलिडेटर ऑफ द एम्पायर। उसी के साथ साथ ये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी वो लेकर के आए थे। ही इंट्रोड्यूस अ सिस्टम रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, 5 साल की सेटलमेंट के लिए, प्लस द रेवेन्यू सेटलमेंट वुड बी, रेवेन्यू कलेक्शन उन लोगों को, उन जमींदारों को गांव में दिया जाएगा जो हाईएस्ट बिडर है। कंपनी जाएगी अगर कि यहाँ से हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कौन, और रेवेन्यू कलेक्शन के हम किसी को अधिकार देंगे। फिर बोली लगती थी कि हम उसको अधिकार देंगे जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, ठीक है। और वो सेटलमेंट भी था। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द सेटलमेंट, क्विनोनियल सेटलमेंट था। और ये भी 5 टर्म सेटलमेंट था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे ये जानने की जरूरत नहीं है। परमानेंट सेटलमेंट है, उसके पॉइंट जानने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। नाउ अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये पॉइंट यहां तक समझ में आ गया। अभी तक आपको एक चीज समझ में नहीं है, अभी तक आपको एक चीज नहीं बताई गई, क्या कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और कंसोलिडेशन के लिए जुडिशियल सेटअप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक जुडिशियल सेटअप नहीं होगा प्रॉपर, तब तक पूरी न्याय व्यवस्था अगर मिसिंग है तो पूरी राज्य व्यवस्था बनेगी ही नहीं। और जब तक पूरी राज्य व्यवस्था, पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा जिसमें कानून बनाने वाली व्यवस्था, कानून को चलाने वाली, उसका क्रियान्वयन करने वाली व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, जुडिशियल जो ढांचा है वो पूरा नहीं होगा, तब तक आप रूल को स्टेब्लिश कर ही नहीं सकते, तब तक आप रूल को कंसोलिडेट कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है। नाउ अब जुडिशियल ढांचे को बैठाने के लिए और स्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने क्या किया, जैसे आज के दिन हमारे पास 3 टियर स्ट्रक्चर है। लोकल, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, है ना, जुडिशियल सेटअप हो गया थ्रू द नेटवर्क ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, ओके। उसी में सिविल और क्रिमिनल, उसको अपन डिटेल में नहीं जाते हैं, कभी बाद में देखेंगे। उसके बाद द सीरीज ऑफ हाई कोर्ट्स, है ना, 2 स्टेट के अलग भी हाई कोर्ट हो सकते हैं, सिंगल स्टेट का भी हाई कोर्ट हो सकता है, उनके अलग अलग बेंचेस भी हो सकती हैं, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सीरीज ऑफ द हाई कोर्ट, फिर उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट है। तो दिस इज कॉल्ड एज द हायरार्की। आज के दिन दिस इज द हायरार्की ऑफ द कोर्ट। हमारे पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसके ढांचे में आज के दिन जो जुडिशियल न्यायिक जो व्यवस्था है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ दिस न्यायिक व्यवस्था, जुडिशियल सेटअप, और दिस इज कॉल्ड एज द हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स, ओके। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के न्याय से सहमत नहीं है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और कुछ मुद्दों में अगर हाई कोर्ट से आप सहमत नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाईएस्ट लीगल कोर्ट, कोर्ट इन द मैटर ऑफ द फेडरल, जो फेडरल अगर डिस्प्यूट होगी किसी भी 2 राज्यों में, तो केंद्र और राज्यों में भी अगर डिस्प्यूट है तो भी आप उस पर जा सकते हैं ना। दिस इज द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इन्होंने भी ऐसे ही एक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, दैट इज द 2 टियर जुडिशियल सेटअप इन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश की। अ सीरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अ सीरीज ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट। सीरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जो उन्होंने स्टैब्लिश किए थे वहां पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, न्यायिक व्यवस्था। और दोस्तों न्यायिक व्यवस्था 2, उसमें आपको न्यायिक व्यवस्था इंश्योर करनी पड़ेगी। एक तो सिविल मैटर में, एक क्रिमिनल मैटर में। मान लीजिए अगर किसी ने चोरी की, किसी ने किसी का मर्डर किया, दैट कम्स अंडर क्रिमिनल में। किसी ने मर्डर किया, क्रिमिनल मैटर हो गया, ओके। लेकिन सिविल मैटर, किसी के साथ कोई डिस्प्यूट है, कोई लैंड डिस्प्यूट हो गई, सिविल मैटर, ठीक है।
तो आपको नेटवर्क स्टैब्लिश करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो स्टैब्लिश किया है उसमें आपको दो चीज इंश्योर करनी पड़ेगी, सिविल कोर्ट और दूसरा क्रिमिनल कोर्ट। दोस्तों सिविल कोर्ट थी उस टाइम पे, इनके आने से पहले, कंपनी के आने से पहले जो कोर्ट थे उनका नाम पर्शियन में था, वहां लैंग्वेज भी पर्शियन में थी। जैसे कि जिला दीवानी अदालत सिविल मैटर को देखेगा, जिला फौजदारी अदालत क्रिमिनल मैटर को देखेगा। ओके, ऐसे ही अगर ये जो जिला में जो उन्होंने वो बनाए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनाए हैं, इनको इनकी सुनवाई के लिए इनसे ऊपर उन्होंने प्रोविंशियल कोर्ट बनाए, उसमें भी दो, सदर दीवानी अदालत और सदर फौजदारी अदालत। दोस्तों जो सदर जो दीवानी अदालत है वो सिविल मैटर देखेगी और सदर फौजदारी अदालत जो होगी वो क्रिमिनल मैटर को देखेगी, दूसरे क्रिमिनल मैटर को। और अगर इनमें भी मान लीजिए आप क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल मैटर में प्रोविंशियल लेवल पे आकर के सदर जो निजामत अदालत है वो हाईएस्ट होगी, दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। उसी के साथ साथ जो अगर हम इसको देखें दीवानी अदालत को देखें तो इसके लिए आप और भी उसमें जा सकते थे, हाईएस्ट कोर्ट में जा सकते थे, एंड दैट इज आप इंग्लैंड में जाना पड़ता आपको, किंग इन द काउंसिल जिसको प्राइवेट काउंसिल बोलते थे। उसमें भी एक लिमिटेड अमाउंट था कि अगर इससे ज्यादा किए तो ही जा सकते हैं, थोड़ी ना 2 रुपए के डिस्प्यूट के लिए आप चले गए, शायद 5,000 का कुछ ऐसे वो था, एक लिमिट थी 5,000 की। सो ही ट्राई टू स्टेब्लिश दिस कोर्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द टू टीयर जुडिशियल सेटअप ही ट्राई टू स्टेब्लिश इन द बंगाल, और उससे भी उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को इंश्योर करने की कोशिश करी। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज द कंसोलिडेटर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। दोस्तों आई होप हमने ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ ली। नाउ आई होप सारी चीजें समझ में आई होगी। नाउ अब हम आगे चलते हैं, और दूसरा है ही वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसमें भी मैं आपको समझा दिया। नाउ बस 2 पॉइंट और ऐड कर लेते हैं इसमें। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, he was made the governor general of Bengal, and that was his position was raised. Just a minute. His position, just a minute friends. His position was raised फ्रॉम गवर्नर ऑफ बंगाल। उससे आपको कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा समझ में आएगा, बाद में आप रिवाइज करेंगे। हिज पोजीशन वाज रेज्ड फ्रॉम गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसका मतलब क्या हो गया? ही वॉज हैविंग सुपरवाइजरी पावर। इसका मतलब दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। दिस वॉज द स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब जो भी ताकतें हैं उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर की, उनका एक हेड है यहाँ पर। सेंट्रलाइजेशन, उसको कंट्रोल कहां से किया जाता है? बंगाल से, है ना, फोर्ट विलियम से कंट्रोल किया जाता है, कलकत्ता में। सो दिस वाज दैट इज द स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। दिस इज द स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। नाउ अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाउ दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट गवर्नर जनरल, दैट इज वॉरेन हेस्टिंग। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और चीजों को देखने का प्रयास करते हैं, दैट इज द कॉर्नवालिस। नाउ एक बात समझिए आप, कॉर्नवालिस को देखने के लिए आपको थोड़ा सा उनसे रिलेटेड जो पृष्ठभूमि है आपको उसको भी देखना पड़ेगा। वो सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा बोलते बोलते गला सूख जाता है तो पीना पड़ता बीच में। देखिए अब जो गवर्नर जनरल है कॉर्नवालिस, इनके पास भी क्या बचा था कि जो कंसोलिडेशन एम्पायर का वो नहीं कर पाए हैं, जो कुछ पॉइंट अगर बच गए हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करना, आप समझ रहे हैं, कोई भी सिस्टम को, कोई तंत्र को स्टेब्लिश करने के लिए स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अगर एक बार आपने स्टेब्लिश कर दिया वो सिस्टम, तो वो बहुत सालों तक चलेगा, वो बहुत सालों तक आपको फ्रूट्स देगा, वो आपको फल देगा बहुत सालों तक। लेकिन उसको स्टेब्लिश करना शुरुआत में बड़ा क्रूशियल रहेगा। आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना है, फिर लोगों का एक्सेप्टेंस भी उसको चाहिए, लोग उसको फॉलो भी करें, उसके आदी भी बने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तभी वो, अगर सोचिए किसी भी समय पर, बोलते कुछ लाख से ज्यादा अंग्रेज इंडिया में नहीं थे, लेकिन वो जब भारत आजाद हुआ उस समय 35 करोड़ जनसंख्या को कम से कम वो कंट्रोल कर रहे थे। वो सिस्टम के थ्रू ही तो कर रहे थे, तो उस सिस्टम की नींव रखी जा रही थी। तो क्या एक गवर्नर जनरल को एक टास्क सौंपा गया वॉरेन हेस्टिंग को, लेकिन क्या वो कंप्लीट कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल है। उसके बाद यही टास्क किनका था? यही टास्क था कॉर्नवालिस का। एंड ही इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ द लॉ।
ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ द लॉ। इन्होंने क्या किया, ही केम अप विद कॉन्सेप्ट ऑफ, ही केम अप विद कॉर्नवालिस कोड। और वो जो कॉर्नवालिस कोड था, ही केम अप विद, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट इट डाउन, कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड, ही केम अप विद कॉर्नवालिस कोड। ओके, अब आप सोचिए एक बार के लिए, न्यायिक व्यवस्था उन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश की वॉरेन हेस्टिंग में। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही टाइम पर वो न्यायिक व्यवस्था बहुत अच्छे से सटीक से काम करेगी। वो न्यायिक व्यवस्था, उसमें कोई, उस ढांचे में कोई भी लूप होल नहीं होगा, कोई भी लैक्यूना, कोई कमी नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ तो कमी होगी, क्योंकि शुरुआत है, अभी तो हिट एंड ट्रायल केस है, एक्सपेरिमेंट वाला केस है। तो उस न्यायिक व्यवस्था में अगर कोई चीज, कोई ढांचे में जो हायरार्किकल, जो 2 ईयर जो जुडिशियल सेटअप, हायरार्किकल सिस्टम उन्होंने स्टैब्लिश किया था डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल लेवल पे, उसको भी थोड़ा ठीक करना है। उसको ठीक करने के लिए, उसमें अगर कोई कमी है उसको ठीक करना है। जैसे इन्होंने इंटरमीडिएट जो जुडिशियल सेटअप ला करके लाने की कोशिश की, कि उन्होंने कहा कि भैया एक मोबाइल कोर्ट और स्टैब्लिश करेंगे। एग्जैक्ट उसमें डेप्थ में जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको, लेकिन इतना समझिए, उन्होंने कहा कि यार डिस्ट्रिक्ट के बाद डायरेक्ट प्रोविंशियल, कुछ बीच में भी होना चाहिए, ताकि न्याय व्यवस्था में जो बीच वाला जो गैप रह रखा है, यहाँ तक भी लोग पहुंच सके। और जब ये 3 टियर बन जाएगा ना, तब थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा कंपेयर टू कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद सीधा प्रोविंशियल हो गया और लोगों की पहुंच तक ही नहीं है। जब हम थोड़े से और बीच में कोर्ट बना देंगे, वो सीरीज ऑफ मोबाइल कोर्ट भी, और ये बहुत सारी चीज़ थी उसमें, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। लेकिन जो बीच में जो ये जो गैप है, ये जो ढांचा है, इसमें भी अगर और कोर्ट्स होंगे तो लोगों के पास लोगों के पास न्याय व्यवस्था में पहुंचने के लिए और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। भाई आज के दिन अगर आप पढ़ोगे, कितने हाई कोर्ट, कितनी टोटल पेंडेंसी ऑफ द केस 3 करोड़ से ज्यादा है ना, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट डाटा भी लेटेस्ट मेरे को भी याद नहीं आ रहा, लेकिन 3 करोड़ तो मिनिमम। तो 3 करोड़ पेंडेंसी ऑफ द केस है। बोलते हैं इसको इंप्रूव कैसे करें, बोला इसको इंप्रूव करने के लिए आप कुछ काम करिए। क्या? बहुत सारे काम है, जैसे कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इट, भैया जज की स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। जो नेटवर्क ऑफ कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाई कोर्ट हो गया, उनकी बेंचेस बढ़ाइए, जज की सीट बढ़ाइए, बोथ एट द लेवल, जितने भी तीनों लेवल हैं इन पे, इनकी वो बढ़ाइए। पहले तो कोर्ट की नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाइए। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है तो उनकी बेंचेस को इंक्रीज कर सकते हो आप, उनकी जजेस की नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज कर सकते हो, छुट्टियां घटा सकते हो आप। इंटरेस्ट जो लिटिगेशन है वो आर्बिट्रेरी मैकेनिज्म लेके आ सकते हो न्याय करने का। अगर 2 लोगों में किसी सिविल मैटर पे डिस्प्यूट हो गया तो पहले कोर्ट के बाहर सुलझा लेते हैं, फिर बाद में कोर्ट में आते हैं। अगर बाद में किसी समझौते पे ना आ पाए किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, फिर आ जाइए आप। तो पहले ऐसे कोई आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन कोई काउंसिल ऐसे होना चाहिए, इस पे एक कानून भी है, ऐसे होना चाहिए। तो उसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप कोर्ट की वो बढ़ाइए, कोर्ट की आप नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाइए, उनकी संख्या बढ़ाइए आप। तो ये भी उसी रेस्पेक्ट में आप कनेक्ट करके उसको देखिए। जब इंटरमीडिएट बढ़ेगा तो उसको फायदा होगा, लोगों के लिए जो न्याय को अप्रोच कर पाना, न्यायिक व्यवस्था को, वो आसान हो जाएगा। नाउ ही इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ द लॉ। अब जो कोर्ट है उसमें कौन से कानून हैं, मतलब किस कानून का वो कर रहे हैं, वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उस पर भी तो निर्भर करेगा ना कि कानून व्यवस्था अच्छी है या कानून व्यवस्था रिग्रेसिव है। मतलब लोगों का सुन रही है कानून व्यवस्था या लोगों को दबा रही है, कानून का शोषण कर रही है, ये भी कानून क्या इंप्लीमेंट कर रही है उस पर निर्भर करता है ना। ओके, तो उससे पहले जो कानून चलते थे वो क्या थे, वो अलग अलग कम्युनिटी के, जैसे हिंदू कम्युनिटी हो गई, वो हिंदू जो कोड थे उनके तहत, और जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो शरिया लॉ के तहत, इनके तहत उनके अलग अलग जो रिलीजन, अलग अलग कम्युनिटी के अपने अपने जो है वो कोड थे, सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में। तो ये कॉर्नवालिस कोड लेकर के आए, और एक लेके आए एविडेंस एक्ट। मतलब एविडेंस एक्ट था, उसको अमेंड किया गया और उसमें कुछ चीजें ऐड की गई कि अगर ये इस तरीके से, ये जो प्रोसीजर है आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से कोई भी कोर्ट में केस आता है तो जज हैज टू लुक इनटू द इंटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड एज वेल। नाउ इंटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड एज वेल मतलब, जैसे मान लीजिए ये है कि अगर किसी ने किसी की मृत्यु की, मतलब किसी ने किसी की, लेट अस सपोज कि किसी से किसी का मर्डर हो गया, ओके, डेफिनेटली कानून के तहत उसको सजा मिलेगी। ओके, लेकिन अगर 2 केस है, एक इंटेंशनली किया हो किसी ने, लेट अस सपोज कि आप रोड पर आप बाइक चला रहे हैं, अचानक से कोई बच्चा घर से निकल करके आ गया और गलती से कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया, उसके बाद यहां तो इंटेंशन नहीं थी, तो दोनों में सजा इक्वल बराबर नहीं दी जा सकती। जज हैज टू लुक इनटू द इंटेंशन कि अगर किसी से किसी की जान ली गई है किसी एक्ट के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा,
किसी एक्ट के थ्रू, तो उसमें उसकी इंटेंशन भी देखी जाएगी। अगर इंटेंशन थी तो ज्यादा सजा मिलेगी, अगर इंटेंशन नहीं थी तो फिर उसका सजा का प्रावधान अलग होगा। सो एविडेंस एक्ट के थ्रू इसमें यह चीज ऐड करी गई कि दैट द जज हैज टू लुक इनटू द इंटेंशन, द वन हु हैज कमिटेड द क्राइम। इंटेंशन को भी देखना पड़ेगा। और जो ट्रेडिशनल जो वो थे, ट्रेडिशनल जो प्रोसीजर थे, उनको रिप्लेस करके पूरे के पूरे कोड और प्रोसीजर लेकर के आए। और जो हार्श जो पनिशमेंट थी, जैसे जैसे मुस्लिम लॉज में भी थी कि आपने चोरी की, द एम्पुटेशन ऑफ द लिम्ब और एम्पुटेशन ऑफ द हैंड, हाथ काट दिए जाएंगे। ये जो पनिशमेंट थी, इनको रिप्लेस करके नॉर्मल पनिशमेंट, जैसे कि अगर किसी ने चोरी की तो उसको जेल हुई, जेल को उसको फील कराने के लिए उससे ज्यादा लेबर कराया गया, उससे काम कराया गया ज्यादा। सो दीज जो ट्रेडिशनल जो पनिशमेंट थी, जो ट्रेडिशनल, दीज वर रिप्लेस्ड बाय द हार्ड लेबर एंड फाइन्स। हार्ड लेबर और फाइन से उनको रिप्लेस कर दिया गया। सो ये थी फॉर एग्जांपल द कॉर्नवालिस कोड हो गया। उसी के साथ साथ एविडेंस एक्ट वाज अमेंडेड, एविडेंस एक्ट वाज अमेंडेड, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, एविडेंस एक्ट वाज अमेंडेड, एविडेंस एक्ट was amended. Judge has to look into the intention. Next point, judge has to look into the intention. Judge has to look into the intention of the criminal. Judge has to look into the intention of the criminal. So ये सब चीजें लेके आए and he tried to make the law very objective, very systematic. He tried his best to make the law objective. Objective मतलब देखिए, किसी भी चीज, कानून में जो राज्य व्यवस्था कैसे चलती है वो कानून से चलती है, वो ना तो इमोशन से चलती है। ऑफ कोर्स लॉ में ही इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो राज्य व्यवस्था है वो कानून के तहत ही चलेगी। कानून, अ लॉ शुड बी ऑब्जेक्टिव, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर ज्यादा सब्जेक्टिविटी हुई तो उसके मिसयूज करने की संभावना ज्यादा है। कोई क्रिमिनल उस सब्जेक्टिविटी को यूज करके उससे बाहर भी निकल सकता है, हो सकता है किसी निर्दोष को भी सजा मिले। तो इसीलिए अ लॉ हैज टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव, अ लॉ हैज टू बी वेरी रैशनल। दैट इज वाई आर्टिकल 21 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसने कहा कि कानून भी रैशनल होने चाहिए। मतलब जो आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि राइट टू लाइफ, the right to life of an individual can be taken by the state or can be taken by only by the procedure established by law. But the law जो आप बनाएंगे वो भी जस्ट होने चाहिए। वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक चोरी के लिए आप किसी को मृत्यु दंड दें। ये जो सजा है डिस्प्रपोर्शनेट हो गई है। तो लॉ हैज टू बी ऑब्जेक्टिव, लॉ हैज टू बी रैशनल। सो ये सारी चीजें ये सारे सिस्टम उन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। दैट इज ही इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ द लॉ। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हो सकता है कि आपको अब समझ में आया हो, पहले में भी आपने हो सकता है कि याद करने की इसको कोशिश की हो। तो द टास्क ऑफ दिस सीरीज एंड दिस चैनल इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, नॉट टू मेमोराइज और द रट्टाफाई द थिंग, है ना। ओके नाउ उसके बाद ही ऑल्सो केम अप विद द परमानेंट सेटलमेंट। अब देखिए, अंग्रेज अगर यहां पर हैं तो अंग्रेज अपने आर्थिक लाभ के लिए ही है ना, उनको आर्थिक लाभ चाहिए, राजनीतिक सत्ता के लिए ही है वो। अब आप एक बात समझिए, अगर उनको आर्थिक लाभ नहीं है, राजनीतिक सत्ता उनके पास नहीं है, तो फिर किस मैटर के लिए उन्होंने इतने संघर्ष किए, इतनी लड़ाइयाँ की। तो आर्थिक लाभ उनको कैसे होगा, जब उनके पास रेवेन्यू का कंट्रोल होगा। रेवेन्यू एक समय पर रेगुलरली आएगा। गवर्नमेंट का प्रोसीजर आप देखिए आज के दिन का, पूरे के पूरे डेडिकेटेड एक IRS ऑफिसर की वो है, उनके पास पूरी फौज IRS ऑफिसर की, इंडियन रेवेन्यू के लिए पूरी की पूरी इंडियन रेवेन्यू सर्विस है पूरी की पूरी। उनके नीचे पूरी हायरार्की है एडमिनिस्ट्रेशन की। उनके पास डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में अलग अलग, इन ऑर्डर टू कलेक्ट द रेवेन्यू। GST का भी डायरेक्ट, उसमें टैक्स कलेक्शन भी, और भी। तो गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा सिस्टम है अपने रेवेन्यू के लिए, अपने रेवेन्यू को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि वो जानते इस बात को समझते हैं कोई भी राज्य व्यवस्था है वो बिना पैसे के दीर्घकाल तक सर्वाइव ही नहीं कर सकती। अपने सर्वाइवल के लिए उसको क्या चाहिए, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। और पैसे कैसे, लोगों से कर वसूलना पड़ेगा। उस समय के बारे में सोचिए, उस समय मेन जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था, वो था उससे खेती बाड़ी से कर। तो खेती बाड़ी से कर लेने के लिए उन्होंने भी सिस्टम स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, वॉरेन हेस्टिंग ने भी। जो आपको बताया ना कि द रेवेन्यू कलेक्शन राइट वॉज गिवन टू द हाईएस्ट बिडर हर गांव में, लेकिन उसमें बाद में इश्यूज आने लगे, क्योंकि लोग बोली लगाते थे। मान लीजिए किसी गांव में कलेक्शन करने की
जो वो कैपेसिटी है, रेंट देने की कैपेसिटी मान लीजिए उसमें 50 है, तो जो हाईएस्ट बिडर है वो अपनी जमींदारी लेने के लिए वो 70 बोल रहा है, तो 20 कहाँ से लेकर के आएंगे एक्स्ट्रा? तो 20 वो फिर कंपनी अगले साल जाती थी वो रेवेन्यू कि हाँ भैया आपको जमींदार बनाया गया, तो 1 साल के लिए आपने करा होगा कलेक्शन, बताइए। वो बता रहे हैं एक्चुअली 50 हो सकता है, बोला उसने 70, लेकिन एक्चुअली वो दे रहा है 30 रुपए 25 रुपए, बाकी बचे हुए कहाँ गए? शादी में खर्च हो गए, मुंडन में खर्च हो गए, पता नहीं किस किस चीज। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमानेंट किया, उन्होंने जमींदारी को फिक्स किया परमानेंट, कि हाईएस्ट बिडर को नहीं, कि जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उसको दी जाएगी, नहीं, हम क्या करेंगे कि आप आपकी पहले तो जमींदारी को परमानेंट करेंगे, ठीक है। आपके पास इसके जमीन का अधिकार तब तक है जब तक आप हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे, सो दिस इज परमानेंट। उसमें से आपका कमीशन होगा 1/11, जितना भी आप लेंगे 10/11 जो कंपनी के पास जाएगा, 1/11 आपके कलेक्शन का वो होगा, फी होगी आपकी। जब तक ये पूरी की पूरी जो जमीन होगी आपकी होगी, यू आर द परमानेंट ओनर ऑफ दिस लैंड as long as you are paying the taxes, as long as you are providing the revenue to the British East India Company. So ये सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट। इसको परमानेंट क्यों बोला गया? क्योंकि उनकी जमींदारी फिक्स करी गई, उनका रेंट भी फिक्स किया गया कि कितना आपको रेंट लेकर के देना है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड वारन हेस्टिंग ने जो सिस्टम जो लेकर के आए थे, उसमें जो इशू आए थे उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करी उन्होंने, लॉर्ड वारन हेस्टिंग ने, सॉरी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नाउ परमानेंट सेटलमेंट में क्या किया? He just fixed the जमींदारी, permanent settlement. He fixed जमींदारी, he fixed जमींदारी, he fixed जमींदारी, और उसी के साथ साथ he fixed the जमींदारी, and the second important point, चलिए वाइट से कर लेते हैं, he just fixed the जमींदारी, that's the first point। और ऐसे ही फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से चीजों को कवर करते हैं भाई, रट्टाफाई नहीं करते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट में पहला पॉइंट क्या था? ही जस्ट फिक्स द जमींदारी, और उसी के साथ साथ रेवेन्यू को भी फिक्स किया गया। ही जस्ट फिक्स्ड रेवेन्यू फिक्सेशन, रेवेन्यू फिक्स, ठीक है, कोई बात नहीं, भाव समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर भाव समझ में आ गया तो ये सारी चीजें शॉर्ट आउट होती है। जमींदार वर डिक्लेयर्ड एज द ओनर ऑफ द लैंड, मैंने बताया एज लॉन्ग एज कि जब तक आप टैक्स पे कर रहे हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलर टाइम पे वो करना, ठीक है। इससे कंपनी को बड़ा फायदा हुआ इस चीज से। देखिए कंपनी ने क्या इंश्योर किया, कंपनी ने बहुत सारी चीजों का इंश्योर किया। सबसे पहले अपने लिए परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फिक्स कर लिया उन्होंने, हर साल फ्लक्चुएशन नहीं होगी, वो अपना खर्चा अपनी बैलेंस शीट मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, जमींदार भी लॉयल ब्रिटिशर्स ही बन गए, है ना। सो दे क्रिएटेड अ लॉयल क्लास, जो कि लोकल लॉयल क्लास थी। बाद में उन्होंने साथ भी दिया 1857 की क्रांति में। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1857 की क्रांति फेल क्यों हुई, उसमें बोलते हैं कि 1857 की क्रांति में जो लोकल कुछ जमींदार थे, लोकल जो प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे, उन्होंने अंग्रेजों को समर्थन किया, अंग्रेजों को सपोर्ट किया। और इनफैक्ट लॉर्ड कैनिंग ने तो ये भी बोला था कि दीज प्रिंसली स्टेट्स दे एक्ट एज अ ब्रेक वोटर। अगर ये प्रिंसली स्टेट्स और ये जमींदार साथ नहीं देते, जैसे कुछ थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, नेपाल के भी थे, पंजाब में भी, नेपाल पंजाब एनमस से इधर मेवाड़ या मारवाड़ में से थे, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, इंदौर में भी आई थिंक, यस सॉरी सिंधिया, यस सिंधियाज भी थे। सो बहुत जो प्रिंसली स्टेट्स थे, लोकल जमींदार, इन्होंने अंग्रेजों का 1857 की क्रांति में साथ दिया था। सो ये क्लास उन्होंने कहां से बनानी स्टार्ट करी थी? ये क्लास यहीं से ही बनानी स्टार्ट की थी, परमानेंट सेटलमेंट देकर के। वेरी नाइस, वेरी स्मार्ट मूव, है ना, वेरी स्मार्ट माय डियर फ्रेंड्स, है ना। ऐसे पढ़नी है चीजों को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डन। अब देखिए नेक्स्ट आए लॉर्ड वेलेस्ली। अब लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम के मुद्दों को आप समझने का प्रयास करिए कि लॉर्ड वेलेस्ली किस समय पर आए, उस समय की जो राजनीति थी वो क्या थी, उसको देखेंगे और फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोस्तों जिस टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ली आए, उस टाइम पे कंपनी के सामने कुछ चैलेंजेस थे। लॉर्ड वेलेस्ली के सामने जो चैलेंज थे उसके बारे में बात करते हैं। 1798 में ये थे, 1798 लॉर्ड वेलेस्ली, 1798 और दो लॉर्ड वेलेस्ली थे, एक इनके भाई भी थे जो उस टाइम पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ रहे थे। ये वेलेस्ली अलग है। यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा, इनके भाई का नाम ऐड किया हुआ था 1798 टू 1804 और 1805।
ठीक है, इसी टाइम पे 1798 टू 1805 सब्सिडरी अलायंस लेकर के आए। दोस्तों इनके रेस्पेक्ट में हमें ये सब्सिडरी अलायंस जो पॉइंट है ये बहुत अच्छे से समझना है। नाउ आप एक बात समझिए, कंपनी को इस समय तक आते आते 1798 में कंपनी के पास कर्नाटक में पावर है थोड़ी सी, उसी के बाद बंगाल को कब्जा रखा है पूरे को। बाय दिस टाइम उन्होंने निजाम ऑफ हैदराबाद को भी इसी सब्सिडरी अलायंस के तहत लेकर के कंट्रोल करके वो आ गए थे। उससे पहले जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में 1792 तक आते आते उन्होंने पूरे मैसूर को भी कब्जा लिया था, पूरे मैसूर को। आप सोचिए कंपनी के पास कितनी बड़ी ताकत है। अब देखिए, कंपनी के पास बंगाल है, कंपनी के पास मैसूर है, कंपनी के पास कर्नाटक है, कंपनी के पास अब निजाम ऑफ हैदराबाद को सब्जुगेट किया इन्होंने सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। उसके बाद उन्होंने मराठा को भी सब्सिडरी अलायंस के अंडर लेकर के आए। तो इसका मतलब जितनी भी मेजर पावर्स थी ना उनको वो सब्सिडरी अलायंस के अंडर लेके आए। सब्सिडरी अलायंस दैट वाज अ ग्रेट मूव। इनफैक्ट हिस्टोरियन बोलते हैं कि दैट वाज द ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक ऑफ एम्पायर बिल्डिंग। और कुछ हिस्टोरियंस की तो राइटिंग्स आपको नॉर्मल बुक्स में भी मिल जाएंगे। ये लिखा है कि जो नेटिव स्टेट्स थे ये आपस में नेटिव स्टेट्स को लड़ाते थे, एक को दूसरे से डराते थे, एक को मिलिट्री सपोर्ट देते थे, और एक को मिलिट्री सपोर्ट देने के बाद उसी की मिलिट्री को डिसबैंड करवाते थे, और फिर अपनी जो मिलिट्री है वो इनके कैपिटल में रखते थे कि देखिए ये आपके राजा, ये दूसरे राजा आपके राज हड़प लेंगे, दूसरे राजा आपके राज हड़प लेंगे, पूरा का पूरा। ये जो राजा था ये अपनी सत्ता बचाने के लिए, अब क्योंकि इसकी मिलिट्री तो डिसबैंड हो गई है, ये इनकी मिलिट्री के ऊपर निर्भर है, इनकी मिलिट्री को संभालने के लिए पूरे पैसे दे रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, एक सरकार से उसकी मिलिट्री ही छीन ली और वो अब एक प्राइवेट मिलिट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सरकार बची ही नहीं है। एक्चुअली सरकार अब किसकी है? वो प्राइवेट मिलिट्री की है सरकार। ये था सब्सिडरी अलायंस जो मैंने आपको रफ उसमें बताया। इनफैक्ट कुछ उस टाइम पे गवर्नर जनरल, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग द नेम, उन्होंने कहा कि द जो नेटिव स्टेट हैं, नेटिव स्टेट जैसे कि आप देखिए ना, जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद ने भी साइन किया वो सब्सिडरी अलायंस, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि द नेटिव स्टेट दे परचेज्ड सेफ्टी, क्या चीज गिरवी रख के? एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। बाकी वो हर चीज जिसके जो जीवन के लिए जरूरी होती है, गर्व से जीने के लिए, उन सबको गिरवी रख के द स्टेट दे परचेज द सेफ्टी, दे परचेज द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी। और बल्कि अब उनको वो भी नहीं मिलेगी क्योंकि हम उनको हड़प जाएंगे, अब हम उनको हड़प जाएंगे। सो दैट वाज द सब्सिडरी अलायंस माय डियर फ्रेंड्स। और एल्फ्रेड लेयल ने भी अपनी बुक में लिखा है द राइज एंड द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कि कैसे जो ब्रिटिश जो एम्पायर थे, स्पेशली द सब्सिडरी अलायंस एंड सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, कि किस तरीके से लॉर्ड वेलेस्ली ने इतने सालों में मोस्टली आप देखेंगे मैसूर को पूरा हड़प लिया। टीपू सुल्तान को फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इन्होंने ही कंपनी को जिताया। निजाम ऑफ हैदराबाद एक बड़ी टेरिटरी, पूरे इसमें आज का तेलंगाना और कुछ आंध्र प्रदेश का पार्ट हो गया, कर्नाटक का भी कुछ पार्ट, इतना बड़ा पार्ट था निजाम ऑफ हैदराबाद की टेरिटरी, उसको भी कंपनी में ऐड किया। इन सबको कंपनी में ऐड करने का जो टास्क था वो सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। और इनफैक्ट आई मस्ट से कि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम ही मराठा की जो पावर थी उसको भी कंट्रोल और चेकआउट किया गया वाया सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। अगर वो आपने नहीं किया तो प्लेलिस्ट में है, पूरा पढ़ा चुके हैं। तकरीबन 2 घंटे के राउंड के लेक्चर होगा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कंबाइंड मिला करके जाकर के देखिएगा, मजा आएगा आपको। ओके, सो ये किस टाइम था सब्सिडरी लाइन? ये इसी टाइम पे था, 1798 और 1805 के बीच में लॉर्ड वेलेस्ली लेकर के आए थे ये सब्सिडरी अलायंस। और इस सब्सिडरी अलायंस से बड़ा फायदा हुआ। सब्सिडरी अलायंस में क्या था? दैट इज जस्ट टू सब्जुगेट द सिटीज, दैट इज सॉरी सब्जुगेट द नेटिव स्टेट, दैट इज टू सब्जुगेट, दैट इज टू सब्जुगेट द, दैट इज टू सब्जुगेट द नेटिव states, native states like Hyderabad, like Hyderabad हो गया, मैसूर हो गया, like हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, like हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, और उसी के साथ साथ लाइक हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, एंड मराठा। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद उनके ऊपर भी सब्सिडरी अलायंस की जो ट्रीटी थी वो थोप दी गई थी उनके पास। इनफैक्ट जो ट्रीटी साइन की थी, जो बेस बना सेकंड एंग्लो मैसूर उसका मराठा वॉर का, वो एक सब्सिडरी अलायंस थी जो बालाजी बाजीराव सेकंड के साथ जो कंपनी ने साइन की थी।
आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये सारी चीजें जो भी अपन ने अभी तक डिस्कस की, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। नाउ अब हम आगे चलते हैं। सो इनका जो मेन जो था दैट वाज द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस से कंपनी को क्या फायदा हुआ? सब्सिडरी अलायंस से कंपनी को यह फायदा हुआ दैट कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट थे। सबसे पहला बेनिफिट तो क्या था, ये देखिए, कंपनी का डर देखिए क्या क्या थे। कंपनी को एक्सपेंड करना है, कंपनी को नेटिव स्टेट, हो सकता है कि सारे नेटिव स्टेट या 2-3 नेटिव स्टेट मिलकर के कंपनी के ऊपर अटैक करे, उसको भी ध्यान रखना है। बाहरी ताकतों के साथ कोई भी नेटिव स्टेट हाथ ना मिलाए, जैसे कि मैसूर हाथ मिला रहा था किसके साथ? फ्रेंच के साथ। जैसे कि 1800 के आसपास आकर के 1795 हो गया और 1800 के आसपास 1800 के आसपास आकर के मराठा ने भी फ्रेंच के साथ हाथ मिलाना स्टार्ट कर लिया था। मराठा ने अपनी जो सेना थी उसमें कुछ फ्रेंचमैन को भी वो किया, ताकि वो मॉडर्न लाइन पे मराठा की आर्मी को वो कर सके, ट्रेन कर सके। तो जो फॉरेन पावर है वो इंडिया में कॉम्पिटिटर ना बन के आए, उनको भी रोकना है, नेटिव स्टेट को भी रोकना है, प्लस एक्सपेंड भी करना है। सो इतने सारे काम करने हैं, ये सारे के सारे काम सब्सिडरी अलायंस एक से ही हो गए। तभी तो कहा ना इसको, दैट इज द ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक ऑफ द एम्पायर बिल्डिंग। नेटिव स्टेट को भी कंट्रोल कर लिया गया, ये बाहर किसी से फॉरेन रिलेशन ना बनाए वो भी कंट्रोल हो गया, कंपनी के पास रेवेन्यू भी आ गया, नेटिव स्टेट की आर्मी को भी डिसबैंड कर दिया गया, नेटिव स्टेट के फॉरेन अफेयर्स की जो ताकत है उसको भी कंट्रोल कर लिया गया। सारे तो काम हो गए। सो दैट इज व्हाई दिस सब्सिडरी अलायंस दैट वाज वेरी मच सिग्निफिकेंट। मान लीजिए निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ साइन किया ये, और किया भी था, निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ साइन किया था। बाद में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1814-1815, उसके बाद ये मराठा के साथ भी साइन किया गया। इसमें क्या था, लेट अस सपोज मराठा के साथ ही साइन किया गया आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो उसमें क्या उसके प्रोविजंस थे कि जो कैपिटल है, जो सेंटर पॉइंट है पुणे, वहां पर एक जो ब्रिटिश आर्मी है वो वहां पर रहेगी, एक ब्रिटिश रेजिडेंट आपके कोर्ट में रहेगा, आप केवल और केवल नाम मात्र के वो रहेंगे पेशवाशिप को अबोलिश कर दिया गया था, ठीक है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स के पास होगा। सब्सिडरी अलायंस तो सेकंड में ही साइन हो गया था, थर्ड में तो पेशवाशिप को ही अबोलिश करके पूरे को सब्जुगेट कर लिया गया था। ओके, हाँ, सब्जुगेट कर लिया गया था। लेकिन सब्सिडरी अलायंस में आपको बता रहा था किस तरीके से। पुणे में क्या होगा, पुणे में ब्रिटिशर्स की आर्मी होगी, आपकी कोई आर्मी नहीं होगी। आपकी आर्मी कहाँ थी? आपकी आर्मी डिसबैंड कर दी गई। चलिए, अब इसका मतलब आप भविष्य में लड़ भी नहीं सकते, कंपनी को अपोज भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये कंपनी सुनेगी किसकी? कंपनी की जो आर्मी है वो कंपनी की सुनेगी। इस आर्मी का खर्चा कौन दे रहा है? वो मराठा दे रहे हैं। मतलब आर्मी को रखने के लिए खर्चा कौन दे रहा है? मराठा। और ये आर्मी किसका हुक्म मानेगी? खाएगा किसी और का और हुक्म किसी और का, मतलब कंपनी की। उसी के साथ साथ यहां पर एक ब्रिटिश रेजिडेंस भी है पुणे में, जो कि देख रहा है, पूरा सारी चीजों को कंट्रोल रख रहा है कि कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहा है यहां पर। उसी के साथ साथ कोई फॉरेन रिलेशन आप स्टेब्लिश नहीं कर सकते। फ्रेंच के थ्रेट को इसलिए कंट्रोल किया गया और इस तरीके से कंट्रोल किया गया। तो वो ब्रिटिश रेजिडेंस जो पुणे में रहेगा, जो एक ऑफिसर रहेगा, वो देखता रहेगा कि कोई इनमें कोई कोई मराठा में पेशवा हो गया, या कोई इंपॉर्टेंट मंत्री हो गया, कोई ऑफिशियल हो गया, वो फ्रेंच मैन के साथ कोई या किसी यूरोपियन ताकत के साथ हाथ तो नहीं मिला रहे हैं। और अगर हाथ मिलाएंगे तो अब वो रोक लेंगे उसको, क्योंकि इनके पास आर्मी भी नहीं है। प्लस हमने भी एंश्योर्ड एक फोर्स को मेंटेन किया गया। सोचिए आप, एक फोर्स मेंटेन की कंपनी ने एट द कॉस्ट ऑफ द नेटिव स्टेट। पैसा किसने भरा? उन्होंने, नेटिव स्टेट ने भरा पैसा। सो दैट वाज द सब्सिडरी अलायंस माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन आगे चलते हैं, देखिएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड इनटू द सेशन। उसके बाद आए लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। और लॉर्ड वैरन हेस्टिंग के सामने क्या था टास्क? वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द इंपॉर्टेंट टास्क इज दैट, जस्ट अ मिनट, He wanted to establish the British paramountcy। मतलब इनको भेजा ही इसी टास्क के लिए गया था कि भैया आप जाइए और जाकर के आप ब्रिटिश पैरामाउंसी को स्टेब्लिश करिए। और ब्रिटिश पैरामाउंसी को स्टेब्लिश करने का जो मतलब था वो क्या था? एक मिनट, यस, ब्रिटिश पैरामाउंसी को स्टेब्लिश करने का मतलब अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स ने 1815-1816 तक आते आते, हमने पढ़ा था ना द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में हमने अपने एक चीज डिस्कस की थी कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जीतते, इनफैक्ट सेकंड में द ट्रीटी ऑफ बसीन्स के बाद से, और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, और अगर हम कंप्लीट करें तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जब पेशवाशिप एबोलिश की, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला क्या? द एम्पायर ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि एक ही ऐसी बड़ी ताकत थी जो ब्रिटिश एम्पायर साम्राज्य को कंट्रोल कर सकती थी, रोक सकती थी कंपनी के एक्सपांशन को, वो थे मराठा। और अब वो भी जब सब्जुगेट हो चुके हैं तो अब कोई बचा ही नहीं है। अब बताओ कौन बचा है?
कौन है इंडिया में ऐसी बड़ी ताकत? कोई है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं था। दैट इज वाई इनफैक्ट ट्रीटी ऑफ बसीन से बोलते हैं, जब बाजीराव सेकंड ने साइन किया था कि विद द ट्रीटी ऑफ बसीन द ब्रिटिश रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रिपल्ड इन इट गो ट्रिपल्ड इन इंडिया, देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, देयर एम्पायर गो ट्रिपल्ड इन इंडिया। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य का एक्सपांशन कितना ज्यादा था, उसका मराठा की जो एरिया थी, जो टेरिटरी, वो बहुत ज्यादा थी। जितनी एग्जिस्टिंग थी उनसे 2 से 3 गुना वो हो गई उनके एग्जिस्टिंग एरिया से 2 से 3 गुना ज्यादा टेरिटरी थी, वो पूरी की पूरी ऐड हो गई उनमें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी में। अब कोई इंडिया में है? कोई भी नहीं है। अब इंडिया में कोई वो कर सकता है, अपोज कर सकता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके एक्सपांशन को? कोई नहीं कर सकता अपोज। जब कोई कर ही नहीं सकता अपोज, तब मैं अपनी सत्ता को एसेट करूंगा। उससे पहले तो क्या थी पॉलिसी? वारन हेस्टिंग की याद करिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था, रिंग एंड फेंस पॉलिसी। रिंग एंड फेंस पॉलिसी मतलब कि हम कोई भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हमें बंगाल मिल गया और हम बंगाल को शांति से बैठ करके पचाएंगे, शांति से बैठ के पचाएंगे। और अगर कोई आया तो हम रिंग एंड फेंस करके रखेंगे, अपने घर के चारों तरफ हम लोग फेंसिंग करके रखेंगे। और वो फेंसिंग दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कि अवध को बफर स्टेट बनाया, कर्नाटक में जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद की टेरिटरी को बफर स्टेट बनाया ताकि मराठा और मैसूर अटैक ना करे। सो दैट वाज द मेन जो उनका जो स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स थी उस टाइम पे जब वो कमजोर थे। क्या? रिंग एंड फेंस की पॉलिसी के अपना जो टेरिटरी जीता उसके उसी में रहो, उसमें ही दुबक के बैठे रहो, रिंग एंड फेंस चारों तरफ बनाते रहो। लेकिन जब अब उनके और वॉर्स एंड बैटल्स, अगर कोई भी लड़ाई करनी पड़े तो अपने दफा अपनी सेफ्टी के लिए करनी है। दैट इज जस्ट टू एंश्योर माई सेफ्टी। द वॉर शुड नॉट बी एग्रेसिव, वो एग्रेसिव नहीं होगा, वो अपनी सेफ्टी के लिए होगा वॉर एंड बैटल्स, है ना। लेकिन यहां पर देखिए सिचुएशन बदल गई है। सिचुएशन अब किस प्रकार से बदल गई दोस्तों? सिचुएशन ऐसे बदल गई कि ब्रिटिश पैरामाउंसी उन्हें स्टैब्लिश करनी पड़ी। वो कैसे? बात करते हैं। अभी तक आते आते पूरे इंडिया में एक ही ताकत है, कंपनी की, उसके अलावा कोई सुप्रीम ताकत है क्या? नहीं है। पंजाब है एक, लेकिन फिर भी कंपनी बहुत बड़ी चीज है, कंपनी बहुत बड़ी चीज है। तो कंपनी ने अपनी सत्ता को एसर्ट करना स्टार्ट कर लिया ओपनली। जितने भी जो नेटिव स्टेट्स थे उनको बोला गया, कंपनी ने इंश्योर किया कि ये आपस में कोई बात ना करे, इनको आइसोलेट करके रखे। सबऑर्डिनेट आइसोलेशन मतलब दो जो स्टेट है, दो नेटिव स्टेट है, उनको आपस में बात ना करने दिया जाए ताकि ये कोई कॉन्स्पिरेसी ना कर पाए। प्लस मुझे भी इनसे दूर रहना, एक हैंड का डिस्टेंस रखना है ताकि ये लोग मुझसे भी कोई संघर्ष ना करे। प्लस लेकिन इनको कंट्रोल में रखना है, इनसे ये एक्सेप्ट करवाना है कि नाउ द कंपनी इज द सुप्रीम एंटिटी दैट इज हैविंग द सुप्रीम पावर इन इंडिया। दैट इज व्हाट द ब्रिटिश पैरामाउंसी इट इज ऑल अबाउट। कि आप एक्सेप्ट करिए दैट कि हम यहां पर अब बचे हैं, हम यहां पर कंपनी, जो कंपनी है दैट इज द मेन एंटिटी, और कंपनी ही यहां पर माई बाप है। और जो कंपनी जो माई बाप है यहां पर, जस्ट अ मिनट, जो कंपनी है वही माई बाप है पूरे के पूरे इंडिया में। दैट इज नथिंग बट द ब्रिटिश पैरामाउंसी। जितने भी स्टेट थे उन सबको। और इसके लिए किसको भेजा गया? लॉर्ड वैरन हेस्टिंग को, ब्रिटिश पैरामाउंसी को। उन्होंने आते ही क्या किया? उन्होंने आते ही स्टेट को बरगलाना और धमकाना शुरू किया। इनफैक्ट उन्होंने अकबर सेकंड से मिलने के लिए मना कर दिया, जो वो थे ये एम्परर थे अकबर सेकंड उस टाइम पे। भले ही वो सिंबॉलिक एम्परर थे, मान लिया नाम मात्र के शहंशाह थे, बट स्टिल इन्होंने ओपनली मना कर दिया। इसको बोलते हैं द ब्रिटिश पैरामाउंसी। ही वाज सेंट टू एस्टैब्लिश द ब्रिटिश पैरामाउंसी इन इंडिया। ये था इनका मेन पॉइंट फ्रेंड्स। कंपनी वाज सुप्रीम, इसका मतलब क्या होता है? दैट इन्होंने ही दे फोर्स द नेटिव स्टेट टू एक्सेप्ट दैट द कंपनी, they forced to establish that the company was the supreme power in India, or supreme entity, or supreme, that company was supreme power in India. The company was the supreme power in India. Native state could not do anything related to the foreign affairs. No, you just could not do anything related to the foreign affairs. The supreme power is company. और आपको कंपनी को नो ट्रीटी, नो अलायंस, नथिंग, यू कुड नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड योर बाउंड्री। और आपको कंपनी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड योर बाउंड्री, दैट इज नथिंग बट द ब्रिटिश पैरामाउंसी। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, लॉर्ड वैरन, उनका लॉर्ड हेस्टिंग का। और ट्रस्ट मी, आप जाकर के कोई भी वो पॉइंट देखिएगा, इनसे संबंधित आपको कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट किसी बुक में मिल जाए, आप अब कनेक्ट कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ द सिचुएशन, एंड नाउ यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि ये क्या चल रहा है। Because you understand each and everything, the British paramountcy, the company was the supreme power in India. I hope आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और इस तरीके से हमें चीज़ों को कंप्लीट करना है।
दैट इज जस्ट अबाउट द ब्रिटिश पैरामाउंसी। यही एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, और बच्चे इसी को रट्टा लगाते हैं इस पॉइंट को। उसके अलावा कुछ जो और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनके दौरान, उनको बच्चे रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होता। अगर आप चीजों को रटोगे तो वैसे भी बात नहीं बन पाएगी, ठीक है। ऐसी चीजों को समझना है। नाउ अब हम आगे चलते हैं, एंड दैट इज अबाउट लॉर्ड विलियम बेंटिक। ही फॉर्मुलेटेड द एजुकेशन पॉलिसी। अब देखिए, अंग्रेज बड़े स्मार्ट थे, अंग्रेज बड़े समझदार थे। वो क्या करते थे, एक जो गवर्नर जनरल आया, उन्होंने स्टिक की पॉलिसी अपनाई। मान लीजिए उन्होंने अगर जो नेटिव जो लोग थे उनको हार्शली डील किया, तो उसके बाद अगर कोई गवर्नर जनरल आए तो वो थोड़े से लिबरल भी आए, उन्होंने लिबरल भी भेजे। जैसे लॉर्ड, आप देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद एक थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन भी आए, है ना। एक जो थे वो क्या थे, वो ही इज कॉल्ड द एनिमी ऑफ इंडिया, क्योंकि वो इंडियंस को बड़ी शक की निगाह से देखते थे, वो इंडियंस को इंफीरियर समझते थे। उनके जो भी वो इंडिया में जब तक वो वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल, क्योंकि 1857 के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जैसे लॉर्ड बेंटिक सबसे पहले बने थे द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, वो थे लॉर्ड हेस्टिंग 1772 के रेगुलेटिंग एक्ट से। फिर उसके बाद विलियम बेंटिक बने, वो कहते बने द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद द वाइसरॉय एंड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के बाद। तो एक जो वाइसरॉय थे वो इंडियंस को सप्रेस करते थे, इंडियंस की डिमांड को रिजेक्ट करते थे, तो दैट इज वाई ही वाज कॉल्ड द एनिमी ऑफ इंडिया। उसके बाद जो गवर्नर जनरल आए वो उन्होंने इंडियंस को थोड़ा सा वो करना स्टार्ट किया, पैसिफाई करना स्टार्ट किया प्यार से, क्योंकि पिछले वाले ने अभी एक तमाच मारा था, तो ये लोग पैसिफाई करने की कोशिश करे, बहलाने फुसलाने की कोशिश किया दूसरा गवर्नर जनरल। सो दे वर वेरी स्मार्ट। उनके बाद जो आए थे, जो एक क्रूर शासक थे, वो बताइए कौन से थे। मतलब क्रूर मतलब इनडायरेक्टली उनकी पॉलिसी इनडायरेक्टली इंडियंस को कंट्रोल करने की थी। वो कौन से थे, लॉर्ड कर्जन की आप पॉलिसी देखिए, आप एक्ट देखिए, बीट द कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट, बीट द यूनिवर्सिटी एक्ट, बीट द उनका जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, सारे दे वर जस्ट टू सब्जुगेट द इंडियंस। कि उस टाइम पे जो नेशनलिज्म की डिमांड थी उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए लेकर के आए थे वो। सो जो विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका कार्यकाल, लेट मी राइट इट डाउन, 1825 से और 35 तक का इनका कार्यकाल था दोस्तों। 1825 से 1835 ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इनके टाइम क्या हुआ, इनके टाइम एजुकेशन पॉलिसी आई, मैक्यूले मिनट एजुकेशन पॉलिसी। एक्चुअली क्या हुआ कि 1813 में, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 1813 में इनको दो कामों के लिए जाना जाता है, सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी, और इनको एक और पॉइंट दिया जाता है दैट ही वाज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस। ही लिबरेटेड द इंडियन प्रेस। कैसे, बात करते हैं। देखिए, इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, बट दो मेन पॉइंट थे। सबसे पहला एजुकेशन से रिलेटेड इनके एजुकेशन रिलेटेड जो पॉइंट था वो बड़ा सिग्निफिकेंट था, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने इंडिया के जो राजनीति थी उसको भी शेप किया, इंडिया के समाज को भी शेप किया। दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रेस को भी जो लिबरेट किया उसका भी अपना सिग्निफिकेंट पॉइंट था, अपना सिग्निफिकेंस था भारत के इतिहास में। इसको देखते हैं। सबसे पहले ये एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए मैक्यूले मिनट के थ्रू। अब वो क्या था उसके बारे में बात करते हैं। 1800 तक आते आते जो ब्रिटेन में, मैंने आप सब सारी चीज को ना आर्थिक उस पे एंगल पे देखना। अगर आप आर्थिक एंगल से मुनाफे से देखोगे, पूरी दुनिया किसकी है, स्वार्थ की दुनिया है। हर किसी को मुनाफा, हर सेंटर। देखिए, दो ही कौम है इस संसार में, सच बात है, ये दो ही कौम है, जिनके पास कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है। बाकी सारी चीज जो आपको जितनी दिखाई दे रही है तो चोला है। बाकी सारी चीजें, दो ही चीजें, जिनके पास कुछ नहीं है ये सारे गरीब है, कमजोर हैं, आपको इमोशनल बीइंग मिलेंगे। बाकी जितने भी है ना, आपको ये सारे रैशनल मैन मिलेंगे, वेरी लेस इमोशनल और मोर ड्राइव बाय द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। हर चीज को आर्थिक एंगल से देखने की कोशिश करेंगे, हर चीज में मुनाफा देखने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल अर्थव्यवस्था को चला रहे होंगे सारी चीज। एंड दिस ग्रुप इट इज कंट्रोलिंग द हैव नॉट ग्रुप। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो उसको कंट्रोल कर रखे होंगे, मोस्टली इनडायरेक्टली वो दिख नहीं रहा होगा। ओके, नाउ he just formulated education policy and the question is why they are trying to be so benevolent। उनको इतना ज्यादा उनका हृदय परिवर्तन हो गया क्या? नहीं, हृदय परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। देखिए क्या हुआ, वो एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन रिफॉर्म इसलिए लेकर के आए, उसके कुछ मुद्दे थे, उनके कुछ कारण थे, उनको समझते हैं कैसे।
हमने लॉर्ड हेस्टिंग का भी देख लिया, जो पॉलिसी थी, दैट इज द ब्रिटिश पैरामाउंसी की जो पॉलिसी थी उसको देख लिया। सब्जुगेट कर दिया सभी को। सब्जुगेट करने के बाद में क्या करूंगा? नाउ वॉर्स एंड बैटल्स दे बिकम ऑफेंसिव इन नेचर। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम, हेस्टिंग के टाइम जो हम बात कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश पैरामाउंसी स्टेब्लिश हुआ, अभी जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ब्रिटिश पैरामाउंसी में क्या हुआ कि जो जितने भी स्टेट्स थे उन सबको सब्जुगेट किया गया, उनको सबको बोला गया कि आप लोग आपस में कोई अलायंस नहीं कर सकते, और अपने उससे भी एक हाथ दूर रखा गया, डिस्टेंस दूर रखा गया। दैट इज टू मेक एंश्योर कि कंपनी की जो सत्ता है उसको असर्ट किया जा सके, सभी को ये मन में भय हो कि कंपनी ने सत्ता हथिया ली है, और अब अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया डर के स्वरूप में भी तो पता चल जाएगा इनकी साइकोलॉजी के बारे में। प्लस कंपनी ने जो भी लड़ाइयां की, अब पहले कैसी थी लड़ाइयां, उनका स्वरूप क्या था? दो पहले जो लड़ाइयां थी दैट वाज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द डिफेंस, वो डिफेंस के पर्पस से थी। ब्रिटिश पैरामाउंट से स्टैब्लिश होते ही वही लड़ाइयां ऑफेंसिव होने लग गई। नाउ द ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी अपनानी स्टार्ट कर दी उन्होंने, एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। पूरे इंडिया में आपका कंट्रोल आ गया। अब क्या बताइए, आपने अपनी सरकार बना ली, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास आ गई, पूरे भारत में आपका कंट्रोल। अब बताइए क्या करेंगे? आपको दो चीज मिलती है उससे कंपनी को, क्या? एक सत्ता चखने का वो मिल गया उनको टाइम, मतलब सत्ता मिल गई। दूसरा क्या मिलेगा? आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, क्योंकि जब भी आपके पास सत्ता कंट्रोल में आएगी और आपने एक्सपैंड किया टेरिटरी, पूरी की पूरी टेरिटरी आपने बनाई, और उस समय दौर क्या था? उस समय साम्राज्यवाद का दौर था, कॉलोनियलिज्म का दौर था, कि जितनी भी यूरोपियन ताकतों ने अपनी जो कॉलोनी बनाई थी, क्योंकि किसी टाइम पे अमेरिका भी एक कॉलोनी थी, सो ये जितनी भी कॉलोनी जो बनाई थी वो सारी की सारी आर्थिक लाभ के लिए ही तो बनाई थी ना, इन ऑर्डर टू मेक दीज द डेस्टिनेशन। कौन सा डेस्टिनेशन था? जो भी प्रोडक्ट वहां पर बन रहे हैं लंदन में, उनको डंप करना था ना, यहाँ पर उनको डंप करने के लिए ये कॉलोनीज बनाई थी, और रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना था वहां पर, ताकि वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट ये करे। ओके, अब सोचिए, किसी भी जगह का जो कल्चर होता है ना, दैट इज गोइंग टू डिसाइड लॉट मेनी थिंग्स। उस समय के कल्चर, इंडियन कल्चर के बारे में सोचिए। अगर आप भी, वैसे तो एक इंडियन कल्चर ही है, लेट्स से कि जो इंडियन कल्चर में अगर हिंदू कम्युनिटी है, उसमें लोगों का पहनावा क्या था? मुख्य पहनावा, अगर आप जेंट्स की बात करें, मेन का जो पहनावा था वो धोती था, मेन पहनावा था। मुस्लिम्स का जो पहना उसमें लुंगी था मेन, और ये बनती कैसे थी? अपने लोकली, उसमें लोकली हम उसको मैन्युफैक्चर करते थे, लोकली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खादी और उसको मैन्युफैक्चर करके उसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते थे। अब मैं लोगों को सूट बूट के लिए कैसे चेंज करूंगा? इसके लिए मुझे इनके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, इनके टेस्ट को चेंज करना पड़ेगा, इनके कल्चर में परिवर्तन लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उनको ये शो किया जाए कि आवर कल्चर इज सुपीरियर, आवर कल्चर इज पॉलिटिकल, आवर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज सुपीरियर, और आपके ऊपर जो कंट्रोल किया जा रहा है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ कि आप इंफीरियर हैं। एंड एजुकेशन पॉलिसी में अगर कोई चेंज लेकर के आते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट, कि आप एजुकेशन उनको, यूरोपियन एजुकेशन उनको पढ़ाइए। तो यूरोपियन एजुकेशन पढ़ाएंगे, उससे कुछ लाभ मिलेंगे क्या? सबसे पहला तो ये लाभ मिलेगा कि उसके लिए भी डिबेट हुई थी, डिबेट में नहीं जाते हैं, एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट जो डिबेट हुई थी उसको बाद में पीछे छोड़ते हैं, उसको कभी बाद में अपन पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आता हूं और आपको बताता हूं। देखिए, इससे दो तीन लाभ मिलेंगे। सबसे पहला लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ तो यही है कि अगर आपने इनको अंग्रेजी एजुकेशन और इंग्लिश में एजुकेशन दी, और आपने इनको यूरोपियन वो सारी चीज़ पढ़ाई, आपने इनको यूरोपियन लिटरेचर पढ़ाई, यूरोपियन आपको इनको थॉट प्रोसेस अगर आपने पढ़ाया, और ज़्यादा नहीं, एक लिमिट में, अब यूरोपियन लिटरेचर पढ़ाई, शेक्सपियर आपने इसको पढ़ाया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इनके दिमाग में, यहाँ के लोगों के दिमाग और साइकोलॉजी परिवर्तित होनी स्टार्ट हो गई। ये फिर क्या बन जाएंगे? दे विल बी बाय द स्किन एंड बाय द लुक्स, वो क्या होंगे? इंडियंस दिखेंगे, बट इन द टेस्ट एंड द ब्लड दे बिकम ब्रिटिशर्स और दे बिकम इंग्लिश, है ना, यूरोपियंस, वी कैन से द यूरोपियंस। इससे सबसे पहला फायदा तो ये मिलेगा, ये लाभ। ओके, दूसरा, ब्रिटिशर्स को अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्टेब्लिश करना है तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की लोअर से लेकर के और हायर पोस्ट तक अगर ब्रिटिश जो ऑफिशियल है उनको ऐड नहीं कर सकते, उनको नहीं रख सकते, हमें इंडियंस को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि डी ग्रुप हो गया, सी ग्रुप हो गया, अगर वहां इंग्लैंड से लेकर के आएंगे तो खर्चा इतना हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। आप देखिए, अगर आपको टैक्स कलेक्ट करना है, आपने सुना होगा
कि 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख से ज़्यादा हर साल अगर आप वो देखेंगे 7 लाख और 10 लाख, गवर्नमेंट हर साल हर बजट में एक टैक्स ब्रैकेट निकालेगी कि 5 लाख से कम जिसकी आय है उन लोगों से अब हम टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स नहीं वसूलेंगे, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन लिमिट। और टैक्सेशन लिमिट 7 लाख, 10 लाख ऐसे हर गवर्नमेंट अलग अलग लेकर के आती है, उसमें बजट में चेंजेस करती रहती है। यार ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं कलेक्ट करें? मान लीजिए गवर्नमेंट ने 2% टैक्सेशन लगा दिया कि 5 लाख से जो नीचे हैं उन लोगों के पास, उन लोगों पर 2 लाख का आप 2% टैक्स देना पड़ेगा। चलिए मान लिया हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेट अस सपोज के लोगों ने इवेड करना स्टार्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बेटा जिसकी हायर सैलरी 1 करोड़ सैलरी है, अगर उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा, टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर मान लीजिए एवरेज लगा करके अगर बात करें 30% टैक्स लगा, तो 30 लाख रुपए अगर उन्होंने टैक्स नहीं दिए ना, तो गवर्नमेंट के IRS ऑफिसर आपकी सारी चीज को जब्त कर लेंगे, आपको अंदर कर देंगे, आपने नहीं दिया तो। अच्छा, इसका मतलब गवर्नमेंट अपने सिस्टम के थ्रू इस चीज को एनफोर्स कर रही है, इंश्योर कर रही है कि एनफोर्समेंट इसका अच्छे से हो। ओके, अब दूसरे केस में आइए आप, 5 लाख की इनकम पे अगर 2% टैक्सेशन गवर्नमेंट लगाए, पहली बात तो ज्यादा लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इनके पास वैसे ही नहीं है, वो खाएगा क्या फिर? आपने कम वो लगाया टैक्स, 2%, 3%, 3.5%, 4% लगा लिया, एट मैक्स 5% लगा दिया आपने। बेटा अगर किसी ने वो टैक्स नहीं दिया तो गवर्नमेंट उसको एनफोर्स करेगी ना, तो एनफोर्समेंट में भी तो खर्चा होगा ना, IRS ऑफिसर रिक्रूट करने पड़ेंगे और ज्यादा, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा बनाना पड़ेगा, पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनके डिपार्टमेंट का ढांचा बदलना पड़ेगा, और लोग उसमें बैठाने पड़ेंगे, और लोग रिक्रूटमेंट करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट्स में, है ना, उसको वो करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए टैक्स को, उसका खर्चा ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, जितना टैक्स कलेक्ट नहीं होगा उससे ज्यादा तो खर्चा हो जाएगा बेटा, समझे? तो अगर खर्चा ज्यादा हो गया तो किसी फायदे का नहीं है, इसीलिए रखती है गवर्नमेंट। नाउ अब हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। ये मुद्दा हमने कनेक्ट करने के लिए बताया था कि जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत, और मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन में बता रहा था ये कि जो फाइनेंशियल एफिशिएंसी उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसी होता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में एक कोस्ट से बियॉन्ड निकल जाएगा ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी विद इन टर्म्स ऑफ द कि एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कितना आ रहा है, अगर टैक्स भी कलेक्ट करेंगे ना और उससे भी ज्यादा हो गया तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए उनको जो लो कॉस्ट जो वर्कर्स जो थे, D ग्रुप हो गया, C ग्रुप हो गया, जो सिपाही हो गए, कांस्टेबल हो गए, आर्मी में भी, पैरा आर्मी में भी, पुलिस में भी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लो पोस्ट हो गई, इन सब में उन्होंने इंडियंस को भरना और ऐड करना स्टार्ट किया। लेकिन इन और जो हायर पोस्ट थी, SP हो गया, DSP हो गया, ये SDM हो गया, DM हो गया, इन सभी पोस्ट पे उन्होंने किनको रखा? उन्होंने अंग्रेजों को ही रखा, हायर पोस्ट पे अंग्रेजों को, तभी तो वो कंट्रोल कर पा रहे थे ना पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो एक ये भी मोटो पूरा हो जाएगा, अगर वो ब्रिटिशर्स अगर इंग्लिश एजुकेशन रखेंगे तो ये मोटो पूरा हो जाएगा, प्लस एक और हो जाएगा, जब ये इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश बनने की कोशिश करेंगे, देन दे विल ट्राई टू एक्ट एंड दे विल ट्राई टू रेप्लिकेट देमसेल्फ इन द इंग्लिश मैनर, है ना, इंग्लिश के जैसा बनने की कोशिश करेंगे वो, और ऐसा शो करने की कोशिश करेंगे, तो वो सूट बूट भी पहनेंगे, टाई भी पहनेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट भी ये कंज्यूम करेंगे। तो 2, 3, 4 चीजें हो रही हैं यहाँ पर, और अगर ये होगा तो ब्रिटिशर्स के लिए फायदेमंद है, उनके पूंजीपतियों के लिए फायदेमंद है, ओवरऑल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फायदेमंद है, और ओवरऑल ब्रिटिश जो साम्राज्य उसके लिए फायदेमंद है। नाउ उससे ब्रिटिश साम्राज्य डीपन होगा, वो उसकी जड़ें और मजबूत होंगी। एजुकेशन पॉलिसी इसी चीज के लिए फॉर्मुलेट करने के लिए लेके आए थे ना, उस चीज को फॉर्मुलेट करने के लिए 1813 का जो एक्ट था, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि आपको हर साल 1 लाख रुपए बचाने हैं, और भारत में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लोगों में वो करना है, भारत में लोगों को एजुकेशन प्रमोशन के लिए उसको खर्च करना है। 1813 में आया था, 1823, 10 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी वो जो पैसा था वो खर्च ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके ऑफिशियल इस बात पे कंफ्यूजन में थे कि इस 1 लाख को खर्च कैसे करें, अगर करें तो जो एजुकेशनल जो सेटअप है उस ढांचे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, प्लस उसी के साथ साथ हम लोग इनको एजुकेशन दे तो कौन सी दे, इन्हीं के लैंग्वेज में इन्हीं के एजुकेशन दे, या इंग्लिश में वो इंग्लिश एजुकेशन दे। इसके समाधान 10 साल तक हुआ ही नहीं। एक कमेटी बनाई गई, 10 मेंबर की कमेटी बनी थी, और वो कमेटी, उस कमेटी में 5-5 बाइफरकेट हो गए, 5-5 वोट हो गई, एक एंग्लिसाइज्ड, एक ओरिएंटलिस्ट, किसी ने कहा कि इस प्रकार से, किसी ने कहा इस प्रकार से। उस डिबेट में मैंने कहा ना, नहीं जाते हैं, तो बिकॉज यहाँ पर अभी ये डेडलॉक आ गया है,
1823 में एक और मेंबर को उसमें ऐड किया गया, और उस मेंबर को ऐड करने के बाद फिर धीरे धीरे 1833-34 तक आते आते पहले जैसे लॉर्ड मैक्यूले को ऐड किया गया, फिर एक आया कि एक काम करते हैं, इनको इंग्लिश में एजुकेशन देते हैं, और इनको इंग्लिश एजुकेशन इसलिए प्रोवाइड करना मकसद है कि हमारे प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, हम जैसे दिखने की कोशिश करेंगे, प्लस लोअर एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम इसको फिल कर सकते हैं, और एक लॉयल क्लास क्रिएट कर सकते हैं हम इंडिया में ही, जो कि ब्रिटिशर्स का साथ देगी। ये थी ब्रिटिश एजुकेशन जो पॉलिसी है उसका मेन पॉइंट। दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज सो सिग्निफिकेंट माय डियर फ्रेंड, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, तब जाकर के आपको चीजें यहां पर समझ में आएगी। ओके, सो ये थी मैक्यूले पॉलिसी, और इसके बाद मैक्यूले मिनट आए। दिस वाज द रैशनल मैक्यूले मिनट, और ये मैक्यूले मिनट ने एजुकेशन पॉलिसी को वो क्या किया, एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड करी, और उसको एनफोर्स, दैट इज टू प्रमोट द वेस्टर्नाइजेशन एंड दैट इज टू एंश्योर कि जो, और इसमें क्या आया था मैक्यूले मिनट में, क्या वो निकला भैया, इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे, और जो प्राइमरी जो एजुकेशन होगी, प्राइमरी एजुकेशन को विल ट्राई टू मेक श्योर कि प्राइमरी एजुकेशन के वर्नाकुलर में हो, और उसके बाद सेकेंडरी और हायर जो एजुकेशन होगी वो इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे, और जो यूरोपियन जो लैंग्वेज होगी, यूरोपियन जो लिटरेचर होगी, और जो वेस्टर्न जो साइंसेज होंगी उनको प्रमोट करेंगे, उनको पढ़ाएंगे अपन। ठीक है, सो दिस वॉज द एजुकेशन पॉलिसी दैट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय लॉर्ड मैक्यूले। ठीक है, ही फॉर्मुलेटेड, और ये मैक्यूले मिनट, मैक्यूले मिनट के थ्रू, ये मैक्यूले मिनट, मैक्यूले, दिस वाज द रिकमेंडेशन ऑफ द मैक्यूले मिनट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आगे चले, अब अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। ही जस्ट लिबरेटेड द प्रेस, ही लिबरेटेड द प्रेस, मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या है, इनसे पहले जो प्रेस के ऊपर बड़े रेस्ट्रिक्शन थे कि अगर आपको प्रेस ओपन करना है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेस्ट्रिक्शंस आते चले गए कि पहले आपको अगर आपको प्रेस ओपन करना है तो आपको इतना रुपए जमा कराना पड़ेगा या लाइसेंस लेना पड़ेगा, इस तरीके से और भी रेस्ट्रिक्शन थे। जैसे जीडी एडम्स ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे प्रेस पे, क्योंकि ये क्लास प्रेस की नहीं है इसलिए अपन डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन आप ये समझिएगा, ही जस्ट लिबरेटेड द प्रेस, उन्होंने वो रेस्ट्रिक्शंस हटा दी प्रेस के ऊपर से। जीजी एडम्स ने जो रेस्ट्रिक्शंस रखी थी वो हटा दी, और उसका क्या हुआ, उसका जो मेन रोल था, ही रिमूव द रेस्ट्रिक्शन। जो जीडी एडम्स ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जीजी एडम्स ने जो रेस्ट्रिक्शंस थी, रेस्ट्रिक्शंस on press was removed, restrictions on press were removed। जो जीजी एडम्स रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस वर रिमूव्ड बाय हुम, वर रिमूव्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो रेस्ट्रिक्शंस हटाई थी, उनका फायदा क्या हुआ बेटा, उनका फायदा ये हुआ ना कि आप ये समझो कि जब उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस हटाई हैं तो उसका सबसे मेन फायदा तो इंडियन नेशनलिस्ट को हुआ ना, क्योंकि इंडियन जो नेशनलिस्ट थे अब वो उसको स्प्रेड कर सकते हैं, किसको, अपने नेशनलिज्म, अपने जो विचार है उनको इजीली व्यक्त कर सकते हैं, बिकॉज इंफॉर्मेशन का स्प्रेड होना वो ज़्यादा आवश्यक है। इंफॉर्मेशन का स्प्रेड होगा, व्यूज का स्प्रेड होगा, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना की जो फीलिंग होगी वो कैसे स्प्रेड होगी, जब लोगों को पता चलेगा, उनके इतिहास के बारे में पता चलेगा, वो कौन है, वो उनको अवेयर किया जाएगा, उनको ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में, उनकी एक्सप्लोटेटिव नीतियों के बारे में पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा, उनके व्यूज बनेंगे कैसे, ये एक मंच पर कब आएंगे, जब वो न्यूज़पेपर, कुछ जो इंटेलिजेंसियां हैं जो समाज में, जो पढ़े लिखा, जो मिडिल क्लास का जो तबका है, वो लोगों को अवेयर करेगा, वो लोगों को बताएगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जीडी एडम्स का जो लाइसेंसिंग एक्ट था, उनकी रेस्ट्रिक्शंस हैं। उनकी रेस्ट्रिक्शंस जब जैसे रिमूव हुई, लॉर्ड, मतलब इन्होंने हटाया नहीं, जो ये थे लॉर्ड जो बेंटिक थे उन्होंने हटाया नहीं, बट उन्होंने जो वो जो लॉ था उसके इम्प्लीमेंटेशन में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं बरती, उन्होंने कोताही बरत करके चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इजीली इसको रिलैक्स रखते हैं। सो एक्चुअली उन्होंने कानून को नहीं हटाया, बट जो जीजी एडम्स द्वारा जो रेस्ट्रिक्शन और जो कानून लेके आए थे उसको स्ट्रिक्टली उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया, बट ही डिड नॉट रिपील दोज लॉज एंड दोज एक्ट्स। उसी के साथ साथ इन्होंने ठग्स को वाइप आउट किया। जैसे अगर आपको कोई भी सामान लेकर के जाना है, जैसे अगर आप मध्यकालीन दौर का इतिहास पढ़ेंगे
जो हर्षवर्धन के टाइम एक वो जो चाइनीज ट्रेवलर आए थे, हुआनसांग थे ठीक है ना, यस फाइन, मैं कंफ्यूज इन दोनों नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि जब वो सेंट्रल इंडिया से जा रहे थे तो उनको लूट लिया गया था। सो ठग की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा बहुत पहले, क्योंकि पहले ज़्यादा डेंसली फॉरेस्टेड एरिया था ना, एक जगह से एक सिटी के दूसरी सिटी को कनेक्ट करने के बीच में जो रास्ता है वो वहाँ पर जंगल फॉरेस्ट ये ज़्यादा थे, तो ठगी की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसी ही ठगी की प्रॉब्लम ड्यूरिंग हिज टाइम, तो इन्होंने एक कैप्टन सलीमन के अंडर एक फोर्स गठन की और उन्होंने ठगी के जो इशू था उसको दूर किया। अब उससे क्या होता है, उससे फायदा क्या है, मेन जब भी ट्रेड एंड कॉमर्स के बीच में कोई भी चीज बाधा क्रिएट करेगी तो उससे जो जितना स्पीडी डेवलपमेंट होना चाहिए अर्थव्यवस्था का, समाज का और राज्य व्यवस्था का, वो उतनी जल्दी से नहीं होता है। आज के दिन लगा लीजिए आप, कोई भी अगर बाहर के जो देश है, बाहर के जो कंट्री है, वो किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे क्या जहां पर इंस्टेबिलिटी हो? जैसे पाकिस्तान बाहर की इन्वेस्टमेंट को बुला सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर वो संकट है। चाइना ने अपना सीपीईसी कॉरिडोर से अपना इंटरेस्ट अब कम क्यों कर लिया? क्योंकि वो बॉम्ब ब्लास्ट को रोक ही नहीं पा रहे सीपीसी कॉरिडोर में। सो दैट इज द मेन पॉइंट। सो इसीलिए इनको इन कुछ पॉइंट्स के लिए इनको जो इंडिया के अच्छे उसके लिए माना जाता है इनको, और इनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के इतने ही पॉइंट काफी हैं, और उसके बाद आए लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी से संबंधित कुछ जो पॉइंट है उनमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि ही वॉज द फाइनेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन इंपीरियलिज्म। सबसे पहला सोचिए अभी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी जो ब्रिटिश एम्पायर की रिक्वायरमेंट क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब्जुगेट कर लिया पूरे इंडिया को, कोई ताकत बची नहीं है, एक पंजाब बचा है, उनको भी इनको ये फाइनल अभी कर लेंगे, ये फाइनली अभी कर लेंगे। सिंध को भी कब्जा लिया 1843 में, सिंध को भी कब्जा लिया, और जो प्रिंसली स्टेट थे सबको सब्जुगेट कर दिया। ब्रिटिश पैरामाउंटशिप फुल्ली स्टैब्लिश हो चुकी है, कोई पावर बची नहीं है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश हो चुका है, सिस्टम बन चुका है पूरा का पूरा, राज्य व्यवस्था पूरी कंप्लीट है, और अगले 100 सालों तक वो रूल करने के लिए तैयार है, पूरे बन चुकी है। और ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़ी ताकत अब कोई है ही नहीं पूरे इंडिया में। नाउ 1843 में सिंध को भी कब्जा लिया गया था, चार्ल्स नेपियर के द्वारा कब्जाया गया। इनफैक्ट ये बोलते हैं सिंध के लिए तो कि सिंध को ब्रिटिशर्स ने इसलिए कब्जाया, चार्ल्स नेपियर जो उस टाइम पे थे उन्होंने कहा कि वी हैव नो राइट टू एनेक्स द सिंध, येट वी शैल डू इट, येट वी शैल डू इट। क्योंकि 1840s में जब अफगान के साथ स्ट्रगल रहा कंपनी का, तो अफगान एक ऐसी जमीन रही है जहां पर कोई भी बाहरी शक्ति आई, इसको बोलते हैं द ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। रशियन और यूएसएसआर ने भी किसी टाइम पे इस पे कब्जाने की कोशिश की कि कुछ साल में ही निकल जाएंगे, जैसे अभी रशिया यूक्रेन में फंस गया, ऐसे ही वो अफगानिस्तान में फंस गया था यूएसएसआर, क्योंकि अफगानिस्तान अकेला नहीं लड़ रहा था ना भाई, अमेरिका का पूरा रिसोर्स था पाकिस्तान से होते हुए सप्लाई करना वहाँ के लोगों को, ये मुजाहिदीन को क्रिएट करके पाकिस्तान ने खूब पैसे लिए सबसे, स्पेशली उससे अमेरिका से खूब पैसे लिए, मुजाहिदीन्स बनाए धर्म के नाम पर। और फिर बाद में जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ 1890s के बाद, 1890s के बाद, और 1989 के अराउंड जब पता चल गया था कि यूएसएसआर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो उन्हीं मुजाहिदीन्स को उन्होंने वहाँ पर भेज दिया, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में भेज दिया था उन्होंने। तो आप देखिए कि अफगानिस्तान में हमेशा से दे आर प्राउड रेस, अफगानिस्तान बड़े प्राउड रेस हैं, और उन्होंने किसी भी बाहरी शक्ति को ज़्यादा समय तक रुकने नहीं दिया अपने, नॉट इवन ब्रिटिशर्स। इतने एंग्लो अफगान वॉर हुए, ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल भी किया, अपना रेजिडेंस भी स्टैब्लिश किया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की, बट उससे पहले वो कंसोलिडेट करते सारे अफगान जो वो हैं, जो अफगान जो लोकल जो फाइटर्स हैं, वो गोरिल्ला वॉरफेयर में बड़े वो हैं, प्रवीण हैं। गोरिल्ला वॉरफेयर मतलब पहाड़ी एरिया में छुप करके लड़ाई करना, इन सब में बड़े ही वो हैं, सशक्त है। तो इन सब में सशक्त होने के कारण, वहाँ की ज्योग्राफी के कारण, सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि उसको कंट्रोल करना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जबकि गोरिल्ला फोर्स वहाँ पर बहुत एक्टिव है, ये बड़ा डिफिकल्ट है। अब इसी चीज़ के कारण कभी भी ब्रिटिशर्स उनको हराने के बाद भी लॉन्ग टर्म तक वहाँ पर सत्ता स्टैब्लिश नहीं कर पाए, गोरिल्ला वॉरफेयर के कारण, इसीलिए कंसोलिडेशन हो नहीं पाया। तो क्या हुआ कि एक वो एंग्लो अफगान वॉर जो 1840s के टाइम पर, उसमें ब्रिटिशर्स को करारी हार मिली। सब देख रहे, बोला यार ये तो बहुत बढ़िया, ब्रिटिशर्स तो हार गए। ब्रिटिशर्स उस टाइम पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या छवि थी कि कोई नहीं हरा सकता इन गोरों को, इन लाल पलटन के लड़ने की जो शक्ति है वो अतः है, इनकी नई स्ट्रेटजी है, नई सिचुएशन है इनकी, और इनको हराना बहुत मुश्किल है, ये दैट वाज द फीलिंग। लेकिन अभी किसी
अफगानिस्तान ने अगर कंपनी की फोर्सेस को जीतने नहीं दिया, अफगान की जमीन पर कब्जा करने नहीं दिया, उनको टिकने ही नहीं दिया, सबको मार देते थे, एक को छोड़ते थे। ब्रिटिशर्स ने वहां पर कब्जा किया, काबुल में जो भी थे उनको हरा दिया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की, अपना रेजिडेंस वहां पर बैठाया। एक बार आए सारे मिलकर के गोरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू वहां पर कब्जा किया, खुद भी जितने शहीद होने हो सकते हैं हो गए, बाकी सबको शहीद कर दिया गया, सबको मार देते, एक को छोड़ देते थे कहानी बताने के लिए, दैट टू टेरिफाई द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स। तो बोलते हैं उसके बाद उन्होंने सिंध को जीत लिया। और सिंध को कैसे, क्योंकि कंपनी को देखना कि कंपनी पिट चुकी है, तो कंपनी ने अपनी विक्ट्री वो करने के लिए, जैसे अभी आसिम मुनीर ने नहीं किया कि भारत से ऑपरेशन सिंदूर में, ऑफकोर्स उनका भी था ऑफकोर्स, लेकिन इंडिया ने यार जो डैमेज किया इंडिया की ब्राह्मो, डायरेक्टली उनके डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया। तो उन्होंने अपने आप को एलिवेट कर दिया, फील्ड मार्शल बोल दिया, जबकि आपके पास आपका तो डिफेंस सिस्टम ही नहीं बचा था बिल्कुल। आपके तो जो एयरबेस था, बुलारी एयरबेस, उसके बीच में हिट किया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल एलिवेट कर दिया, दैट इज जस्ट टू कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अभी भी अपने पास सत्ता है, अभी भी आर्मी के पास ही कंट्रोल है और आर्मी के पास ही सत्ता है। तो ऐसा ही कुछ उस टाइम पे कंपनी ने किया था कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स जो थे, जैसे चार्ल्स नेपियर, उन्होंने सिंध को कब्जा लिया। और सिंध को कब्जाने के बाद बोलते हैं कि द कंपनी उन्होंने कहा कि वी डोंट हैव द राइट टू एनेक्स सिंध बट येट वी शैल डू इट। और ये बोलता है, और कुछ हिस्टोरियंस और इतिहासकार ये भी लिखते हैं, हैविंग बीटन इन अफगानिस्तान कंपनी बीट अप सिंध, कि वहां से पिटने के बाद यहाँ पर उन्होंने सिंध को पीट दिया। ऐसे किसी बड़े से पिटने के आने के बाद कोई बच्चा है अपने से छोटे को पीटने की कोशिश करे, ये वही बात होगी। नाउ अब देखिए, अब कंपनी के पास सामने क्या है, अब कंपनी को चाहिए जितने भी जो छोटे छोटे राजा रजवाड़ा है सबको हटाइए, ब्रिटिश साम्राज्य में उसको ऐड कर लीजिए। डायरेक्ट इस काम के लिए भेजा गया था लॉर्ड डलहौजी को कि विक्टोरियन जो इंपीरियलिज्म है उसको फैला दीजिए, पूर्व चरम सीमा पर लेकर के जाइए। सो ही वॉज द फाइनेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन इंपीरियलिज्म, दैट इज वाई उनके आने के बाद उन्होंने पंजाब को एनेक्स किया। फर्स्ट जो एंग्लो सिख वॉर था, उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी, उसके बाद सेकंड जो एंग्लो सिख वॉर था, उनमें इनकी अहम भूमिका थी। एक मूलराज एक्ट करके था, उसके बारे में देखेंगे कभी। वो बहाना बना करके लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के ऊपर अटैक किया, उसको सबजुगेट किया और पंजाब को भी उन्होंने एनेक्स कर लिया, बिकॉज ही वॉज द फाइनेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन इंपीरियलिज्म इन इंडिया। साम्राज्यवाद के लिए आए थे और इन्होंने दो मेथड अपनाए। द फर्स्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मतलब उन्होंने कहा कि यार क्या बहाना लगाएंगे भैया, हमने किसी का राज, किसी का पाठ, किसी का घर बार अगर मेरे को हथियाना है तो बहाना तो देना पड़ेगा ना उसको। तो बहाना क्या दिया कि अगर कोई भी यहाँ के लोकल राजा रजवाड़े हैं, अगर उनका कोई उत्तराधिकारी है नहीं, नेचुरल आयर नहीं है उनके पास, और उनके पास अपना कोई नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं है, तो हम आपके मरने के बाद आपके साम्राज्य को हड़प लेंगे। दैट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और जो एडोप्टेड है उनके भी कुछ उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस वो ऐड करने स्टार्ट कर दिए। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उन्होंने जैतपुर, समलपुर, सतारा, झांसी, तो झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई है वो इन्हीं के तहत तो उनके झांसी को कब्जाया था। जो 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो वो इसी डॉक्ट्रिन के तहत था। मतलब जो भी राजे रजवाड़ों का अगर हमें मिले वो हड़पने के लिए राज्य, उसको हड़प लेंगे, ये एक बहाना था। अच्छा, ये कैसे पता चला ये बहाना था दोस्तों? ये ऐसे पता चला ये बहाना था कि जहां पर ये फिट नहीं बैठ रहा वहां डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस, जैसे अवध को हड़प लिया गया, और अवध के हड़पने के बाद 1857 की क्रांति का वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रीजन बना ये डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस। ये क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस दोस्तों? डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस के तहत ये अवध पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो ये वाजिद अली है, जो उस टाइम पे, यस आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो वहां के नवाब है, ये कथक करते रहते पूरे दिन, ये एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, ही इज जस्ट नॉट फोकसिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल। और पब्लिक में त्राहिमाम पब्लिक बिल्कुल त्रस्त है, कब बाहर जाएंगे, कभी इनसे जान छूटे, ऐसा अंग्रेजों का मानना था, लॉर्ड डलहौजी का। बोला इसीलिए हमने, बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस, हमारे डॉक्ट्रिन में यहाँ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहां पर अपना वर्चस्व और कंट्रोल है,
जिन जिन प्रिंसली स्टेट के तहत उनको अगर कोई अन्याय यहाँ पर मिस गवर्नेंस दिखा कि प्रजा का ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो हम उस प्रिंसली स्टेट के राजा रजवाड़ा या नवाब को हटा करके उस प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी में ऐड कर लेंगे उसको। और ऐसा ही हमने किया, जैसे अवध को हमने हड़प लिया। सो इनके तहत उन्होंने हड़पना स्टार्ट किया, और इसलिए बोलते हैं कि मिलिट्री मेथड, जिससे आसपास का जो एरिया कब्जाया जाता है ना। पहले राजा रजवाड़े क्या करते थे, पहले जो आप एंशंट और मध्यकालीन, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे तो आप बोलेंगे कि वो लोग वो लोग युद्ध करते थे, युद्ध करने के बाद उस टेरिटरी को ऐड कर लेते थे, सालों तक युद्ध किया। जैसे औरंगजेब ने भी कोशिश की थ्रू आउट द 1680s, वो दक्कन में रहे मराठा के उसको सोल्व करने के लिए, इशू को सोल्व करने के लिए, और वो सोल्व नहीं कर पाए, वहीं पे उनका देहांत हो गया, दक्कन में उनका देहांत हो गया था। बोलते हैं इट वाज द दक्कनी अल्सर which was very difficult to tackle for the Mughal Empire. तो बोलते हैं there was no military method could have ever competed with the speed of the annexation of the Lord Dalhousie. देखिए क्या लिखा हुआ है, no military method could have ever competed with the speed of the annexation of the Lord Dalhousie. लॉर्ड डलहौजी की जो स्पीड थी एनेक्सेशन की और साम्राज्य को विस्तार की, बोला ऐसा कोई मिलिट्री मेथड भी नहीं हुआ जो लॉर्ड डलहौजी के मेथड ने किया। जो भी सामने आया बोला आज ठीक है ऐड करो, राजा रजवाड़ा हटाओ, डायरेक्ट ऐड करो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इसको। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, याद करिए सेशन का शुरुआत कहां से की थी कि कंपनी को क्या करना है, कंपनी को इंडिया को एक मार्केट बनाना है और एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल बनाना है। उसके लिए उनको एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। उसके लिए उनको क्या चाहिए, उसके लिए उनको रेलवे नेटवर्क उनको स्टैब्लिश करना है, उनको सेंट्रलाइज फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उनको लेकर के आना है। तो ये फिर उसके बाद क्या लेके आए 1852 में, दे स्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ। 1852 में फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टैब्लिश्ड, और उसके बाद जितने भी ये सारे स्टेप्स थे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, वुड्स डिस्पैच, पढ़ाई को और जल्दी फास्ट करो ताकि इंडियंस जो हैं वो अंग्रेजों की तरह दिखे और बने, मन से भी बने। पोस्ट ऑफिस एक्ट लेके आओ ताकि वे ऑफ कम्युनिकेशन जल्दी बढ़े और इंडिया के अलग अलग पार्ट को हम इंटीग्रेट कर सके, सरकारी जो कम्युनिकेशन है वो बढ़े जल्दी जल्दी। सो ये सारे चीज़ों के लिए फिर लॉर्ड डलहौजी ने कार्य किया, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द विडो रीमैरिज एक्ट, ताकि इनके समाज को भी सुधारा जा सके। समाज को इसलिए सुधारना है ताकि इनकी सोच बदल सके और ये ब्रिटिशर्स बन सके, ताकि हमारे बाद में प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सके। दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स का आज का सेशन। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा, है ना। फील फ्री टू कमेंट, अगर आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। ओके, सो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन जय हिंद फ्रेंड्स।